हेलो गाइस, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। शक्तिशाली गेंडा प्रोफेसर एलिस को अपना हॉस्टेज बनाकर उनके माथे पर बंदूक रखकर उन्हें बाहर की ओर ले जाने लगा। जैसे ही वह लोग स्पेशल लाइब्रेरी के मेन डोर पर पहुंचे, प्रोफेसर एलिस के गले में लगी हुई आइडेंटिटी कार्ड से शक्तिशाली गेंडे ने उस दरवाजे पर लगे डिजिटल लॉक को आसानी से अलग कर दिया। शक्तिशाली गेंडा अच्छी तरह से जानता था कि दरवाजे के उस पार एक बड़ी सी स्पेशल डिपार्टमेंट की फौज खड़ी थी उसका स्वागत करने के लिए। इसलिए दरवाज़ा खोलने के बाद सबसे पहले शक्तिशाली गेंडे ने प्रोफेसर एलिस को दरवाजे से बाहर धकेलते हुए ऊंची आवाज़ में अपने ठीक सामने खड़ी भूमिका से कहा, अगर मुझे पकड़ना चाहते हो तो पहले तुम्हें इसे मारना होगा, और अगर इसकी जान बचाना चाहते हो तो मुझे चुपचाप यहाँ से बाहर निकल जाने दो। शक्तिशाली गेंडे ने प्रोफेसर एलिस को अपनी ढाल बना लिया था। भूमिका के साथ उसके साथी पुलिस ऑफिसर ने अपनी अपनी बंदूकें शक्तिशाली गेंडे की ओर तान रखी थी। मगर प्रॉब्लम यह थी, अगर उन्होंने शक्तिशाली गेंडे के ऊपर गोलियां चलाने की कोशिश की तो वह गोली शक्तिशाली गेंडे को लगने से पहले प्रोफेसर एलिस को लगती। भूमिका बहुत बड़े धर्म संकट में पड़ गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। एक तरफ वो शक्तिशाली गेंडा जिसने मार्क्स की जान ली थी, वह भूमिका से बस कुछ ही मीटर की दूरी पर था, मगर दूसरी ओर भूमिका यह भी जानती थी कि उसकी सबसे पहली ड्यूटी थी सिविलियंस की रक्षा करना। शक्तिशाली गेंडे ने अपना पूरा शरीर छुपा रखा था। भले ही वह सभी लोगों की नज़रों के सामने था, मगर चेहरे पर मास्क और सर पर बेसबॉल कैप होने की वजह से उसकी आंखों के अलावा उसके शरीर का कोई भी हिस्सा किसी को नज़र नहीं आ रहा था। हालांकि भूमिका ने अपनी बंदूक शक्तिशाली गेंडे की ओर तान रखी थी, मगर उसके चेहरे को देखकर यह अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि भूमिका कितनी कंफ्यूज नज़र आ रही थी। भूमिका के साथी ऑफिसर भी भूमिका के ऑर्डर के बिना कोई एक्शन नहीं ले सकते थे। जैसे जैसे शक्तिशाली गेंडा प्रोफेसर एलिस के साथ अपने कदम आगे बढ़ाता हुआ बिल्डिंग के मेन गेट की ओर बढ़ने लगा, वैसे वैसे भूमिका और उसके साथी भी धीरे धीरे अपने कदम पीछे हटाने लगे। शक्तिशाली गेंडे ने ना सिर्फ भूमिका के दोस्त मार्क्स को मारा था, मगर मार्क्स ऑफिसर अरुण का भी बहुत अच्छा दोस्त था। ऑफिसर अरुण के सर पर भी मार्क्स की मौत का बदला लेने का जुनून सवार था। वह अपने दोस्त के कातिल को इतनी आसानी से बाहर नहीं जाने देना चाहता था। ऑफिसर अरुण एक बात अच्छी तरह से जानते थे, अगर आज शक्तिशाली गेंडा उनके चंगुल से भागने में कामयाब हो गया तो फिर से उसे पकड़ना बेहद मुश्किल हो जाएगा। इसलिए धीमी और दबी हुई आवाज़ में अनिका के पास आकर ऑफिसर अरुण ने कहा, देखिए ऑफिसर, अगर आज हमने इसे छोड़ दिया तो फिर इसे वापस पकड़ना बेहद मुश्किल हो जाएगा। मुझे नहीं लगता हमें यह मौका जाने देना चाहिए। भूमिका समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ऑफिसर अरुण क्या कहना चाहते थे। तभी अपनी बात एक्सप्लेन करते हुए अरुण ने भूमिका से कहा, देखिए, यह वही प्रोफेसर है जिसने सीरियल किलर वाली बात का फेक समझा था, और अगर लोगों में यह बात फैलाने की कोशिश की थी कि सीरियल किलर जैसा कुछ है ही नहीं और हम लोग मनगढ़ंत कहानियां बना रहे हैं, और इसने हमें धोखेबाज समझा था। और यह मत भूलिए कि हमारे पास इसका वह डिक्लेरेशन लेटर है जिसमें इसके सिग्नेचर भी हैं। उसमें साफ साफ लिखा है कि यह हमारी बात मानने के लिए तैयार नहीं था, और उसके बदले में इसके साथ जो कुछ भी होगा उसका जिम्मेदार यह खुद होगा। अब स्टूडेंट्स को तो हमने बचा लिया है, एक बूढ़े खड़ूस प्रोफेसर की जान के बदले अगर हमें इतना खूंखार क्रिमिनल मिल जाता है तो सौदा बुरा नहीं है। अब भूमिका अच्छी तरह से समझ गई थी कि ऑफिसर अरुण क्या कहना चाहते थे। ऑफिसर अरुण के साथ साथ उनके साथी स्पेशल डिपार्टमेंट के ऑफिसर भी यही चाहते थे कि आज किसी भी हालत में शक्तिशाली गेंडे को पकड़ा जाए, जिंदा या मुर्दा। स्पेशल डिपार्टमेंट के ऑफिसरों की आंखों में प्रोफेसर ने पढ़ लिया था कि वह लोग क्या कदम उठाने वाले थे। भूमिका के साथियों का बर्ताव देखकर प्रोफेसर एलिस काफ़ी घबरा गए थे। भूमिका और उनके साथी ऑफिसरों को इससे पहले प्रोफेसर ने यूनिवर्सिटी के डीन साहब के सामने काफ़ी नीचा दिखाने की कोशिश की थी। यहाँ तक कि प्रोफेसर एलिस ने भूमिका को मजबूर कर दिया था कि वह अपनी वर्दी उतार कर हमेशा हमेशा के लिए अपनी नौकरी से भी इस्तीफ़ा दे दे। प्रोफेसर को ना भूमिका पर यकीन था और ना ही पूरे स्पेशल डिपार्टमेंट पर यकीन था, और आज ऐसे इंसान की जान बचाने के लिए स्पेशल डिपार्टमेंट के ऑफिसर भी उनकी कोई मदद नहीं करेंगे। यह बात प्रोफेसर एलिस को पता चल गई थी। प्रोफेसर एलिस जानते थे कि उनके बर्ताव की वजह से अब स्पेशल डिपार्टमेंट के लोग उनके खिलाफ हो गए थे, और उनकी जान बचाने के लिए वह लोग इतने खूंखार और ख़तरनाक क्रिमिनल को जाने नहीं दे सकते थे। अब प्रोफेसर यह भी जान चुके थे कि अगर उन्हें अपनी जान बचानी थी तो उन्हें ही कोई कदम उठाना था, क्योंकि अब स्पेशल डिपार्टमेंट से कोई मदद मिलने की उम्मीद नहीं नज़र आ रही थी।
मौका देखते ही प्रोफेसर एलिस ने अपने पूरी की पूरी ताकत लगाकर शक्तिशाली गेंडे का हाथ पकड़ लिया और शक्तिशाली गेंडे की हथेलियों पर अपने दांत गाड़ दिए। 1 सेकंड के 10वें हिस्से में शक्तिशाली गेंडे के मुंह से एक जोरदार चीख निकली और उसके हाथों से खून बहने लगा। दर्द इतना ज़्यादा था कि शक्तिशाली गेंडे ने जोर से प्रोफेसर एलिस का मुंह अपने हाथों से झटक दिया। शक्तिशाली गेंडे की ताकत इतनी ज़्यादा थी कि झटके की वजह से प्रोफेसर एलिस सीधे स्पेशल लाइब्रेरी के खुले दरवाजे से अंदर की ओर गिर गए। जैसे ही भूमिका ने देखा कि प्रोफेसर ने अपने आप को शक्तिशाली गेंडे से अलग कर लिया था, भूमिका ने अपने हाथों में पकड़ी बंदूक फिर से शक्तिशाली गेंडे की ओर तान दी और अपने साथी ऑफिसर्स को ऑर्डर देते हुए जोर से कहा, ओपन फायर इमीडिएटली। इतने वक्त में अनिका भी बिल्डिंग के पिछले हिस्से से बिल्डिंग के मेन कॉरिडोर की ओर आ गई थी। अनिका ने जब देखा कि किसी भी वक्त भूमिका और उसकी टीम वाले शक्तिशाली गेंडे पर फायर करने वाले थे, तब अनिका को इस बात का एहसास हुआ कि अगर इस एनकाउंटर में उस फाइल को कुछ हो गया जिसमें V16 पावर ड्रग का फार्मूला छिपा था, तो फिर अनिका कभी भी जान नहीं पाएगी कि आखिर V16 पावर ड्रग बनाने के लिए स्वाति मल्होत्रा ने कौन सा फार्मूला छोड़ा था। और अगर ऐसा हुआ तो अलेक्जेंडर की जान बचाना बेहद मुश्किल हो जाएगा। अनिका के लिए V16 पावर ड्रग के फार्मूला की सिक्योरिटी बेहद अहम थी। वहाँ शक्तिशाली गेंडा भी इतनी आसानी से झुकने वाला नहीं था। शक्तिशाली गेंडे ने पहले से अंदाज़ा लगा लिया था कि स्पेशल डिपार्टमेंट के साथ अगर उसकी मुलाकात हो जाती है तो ज़रूर ऐसी सिचुएशन खड़ी होगी जहां उसे अपनी शक्ति के साथ साथ अपनी अकल का भी इस्तेमाल करना होगा। शक्तिशाली गेंडा अच्छी तरह से जानता था कि वह अकेला ही 50 लोगों पर भारी पड़ सकता था अगर मैन टू मैन फाइट हो तो, मगर इतने सारे ऑफिसरों की बंदूकों के सामने शक्तिशाली गेंडे का टिक पाना बेहद मुश्किल था। इससे पहले कि भूमिका और उसके ऑफिसर्स फायर कर पाते, शक्तिशाली गेंडे ने काफ़ी तेज़ी से अपनी छोटी सी बैग से कुछ स्मोक बम निकाले और एक के बाद एक अपने सामने और ऑफिसरों के सामने फेंकने शुरू कर दिए। एक के बाद एक बम के फटने से पूरे कॉरिडोर में काफ़ी धुआं सा छा गया। सारे के सारे स्मोक बम शक्तिशाली गेंडे ने एक साथ फोड़ दिए थे। अब ऑफिसरों का फायर करना बेहद मुश्किल हो गया था। उन्हें शक्तिशाली गेंडा तो दूर की बात, मगर अपने आसपास खड़े साथी ऑफिसर भी दिखाई नहीं दे रहे थे। देखते ही देखते काले धुएं ने पूरे कॉरिडोर को अपने वश में कर लिया था। जितनी तेजी से शक्तिशाली गेंडे ने यह कारनामा किया था, उतनी ही तेजी से शक्तिशाली गेंडे के प्लान को नाकाम करने के लिए अनिका ने भी अपने मोबाइल के जरिए यूनिवर्सिटी सिक्योरिटी सिस्टम को हैक करके सारे के सारे दरवाजे लॉक कर दिए। स्पेशल लाइब्रेरी बिल्डिंग की सारी एग्जिट बंद हो जाने पर शक्तिशाली गेंडे का बिल्डिंग से बाहर निकलना नामुमकिन हो जाता। भले ही अनिका को शक्तिशाली गेंडा कहीं नजर नहीं आ रहा था, मगर वह इतना जान चुकी थी कि अगर शक्तिशाली गेंडे को अब स्पेशल लाइब्रेरी की बिल्डिंग से बाहर निकलना था तो उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता था कि वो किसी भी तरह टेरेस पर पहुंचकर टेरेस के जरिए भागने की कोशिश करे। मगर इससे पहले कि शक्तिशाली गेंडा लिफ्ट में पहुंचकर लिफ्ट के जरिए टेरेस तक पहुंचे, अनिका ने खुद लिफ्ट के अंदर जाकर टॉप फ्लोर का बटन दबा दिया। नीचे हुए धमाकों की वजह से स्पेशल लाइब्रेरी में रखी हुई किताबों में आग लग गई। आग धीरे धीरे पूरी की पूरी लाइब्रेरी में फैलना शुरू हो गई। हालांकि अब तक अनिका यह जान चुकी थी कि V16 पावर ड्रग बनाने का फार्मूला जिस फाइल में था वह फाइल इस वक्त शक्तिशाली गेंडे के कब्जे में थी, इसलिए फाइल नंबर 004 की चिंता अब अनिका को नहीं थी। मगर अनिका जानती थी कि प्रोफेसर एलिस भी उसी स्पेशल लाइब्रेरी के अंदर मौजूद थे। मगर साथ ही साथ अनिका यह भी जानती थी कि किसी भी हालत में अनिका को जल्द से जल्द 12 मंजिला इमारत के टेरेस पर पहुंचना था। नीचे जब भूमिका को इस बात का एहसास हुआ कि अनिका ने सारे के सारे बिल्डिंग के एग्जिट डोर लॉक कर दिए थे, तो भूमिका भी अनिका का प्लान समझ गई। भूमिका भी अब जान चुकी थी कि अगर शक्तिशाली गेंडों को उनके चंगुल से भाग निकलना था तो फिर उसे किसी भी हालत में टेरेस पर पहुंचना था। हालांकि भूमिका और उनके ऑफिसर इस वक्त ज़्यादा कुछ देख नहीं पा रहे थे, मगर धुआं अब थोड़ा थोड़ा सेटल होने लगा था, जिसकी वजह से कुछ कुछ विजिबिलिटी वापस लौटने लगी थी। स्पेशल लाइब्रेरी में आग लग चुकी थी और अंदर से लगातार प्रोफेसर एलिस मदद के लिए चिल्ला रहे थे। हालांकि भूमिका ने उनकी चीखों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, मगर कुछ ऑफिसर उन्हें बचाने के लिए स्पेशल लाइब्रेरी की ओर दौड़े। भूमिका सीधे दौड़कर स्टेयर केस की ओर चली गई। भूमिका जानती थी कि अब तक शक्तिशाली गेंडा स्टेयर केस के सहारे ऊपर की मंजिलों पर जाने की कोशिश कर रहा होगा। हर मंजिल का डोर जो स्टेयर केस को कनेक्ट कर रहा था, अनिका ने उन सारे डोर्स को ब्लॉक कर दिया था। इसलिए अब शक्तिशाली गेंडे के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, या तो वह सीढ़ियों से ऊपर जा सकता था या नीचे वो किसी भी फ्लोर पर एग्जिट नहीं ले सकता था। अनिका और भूमिका दोनों यह बात जान चुकी थी कि अब शक्तिशाली गेंडे का बचकर निकलना नामुमकिन था। टॉप फ्लोर पर पहुंचने के बाद अनिका ने लिफ्ट को भी लॉक कर दिया। अनिका जानती थी कि शक्तिशाली गेंडे को 12वीं मंजिल पर पहुंचने के लिए अभी काफ़ी वक्त लगने वाला था। चाहे शक्तिशाली गेंडा कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, मगर हर इंसान की तरह उसका भी एक स्टेमिना था
और अनिका यह बात अच्छी तरह से जानती थी, अगर शक्तिशाली गेंडे के साथ उसे अकेले मुकाबला करना था तो उसके स्टेमिने को कमज़ोर करना बहुत ज़रूरी था। इसलिए बगैर इसके कि अनिका सीढ़ियां उतरकर जल्द से जल्द शक्तिशाली गेंडे के साथ मुकाबला करे, अनिका ऊपर ही रहकर शक्तिशाली गेंडे के ऊपर आने का इंतजार करना चाहती थी, ताकि 12वीं मंजिल तक पहुंचते पहुंचते शक्तिशाली गेंडे की सांसें फूलने लगे और अनिका उसके साथ मुकाबला कर सके। टेरेस पर जाकर अनिका ने जब नीचे की ओर देखा तो उसे यह पता लगा कि काफ़ी सारे पुलिस ऑफिसर्स ने पूरी बिल्डिंग को चारों ओर से घेर रखा था। अनिका अब जान चुकी थी कि किसी भी हालत में शक्तिशाली गेंडे का बचकर बाहर निकलना बहुत मुश्किल था, मगर इससे पहले कि शक्तिशाली गेंडा अरेस्ट कर लिया जाए, अनिका किसी भी हालत में V16 पावर ड्रग बनाने का फार्मूला शक्तिशाली गेंडे से हासिल करना चाहती थी। जब अनिका ने टेरेस का मेन दरवाज़ा भी लॉक कर दिया तब शक्तिशाली गेंडे के कदमों की आहट अनिका के कानों पर पड़ने लगी। अनिका जानती थी कि शक्तिशाली गेंडा अब बस कुछ ही वक्त में उसके सामने खड़ा होगा। वह शक्तिशाली गेंडा जिसने मार्क्स को मारा था, वह शक्तिशाली गेंडा जिसके पास इस दुनिया को बर्बाद करने की चाबी थी और अलेक्जेंडर की जान बचाने की दवा मौजूद थी। धीरे धीरे शक्तिशाली गेंडे के कदमों की आवाज़ और भी ज़्यादा तेज होने लगी। अनिका ने जब झांक कर देखा तब उसे इस बात का एहसास हुआ कि शक्तिशाली गेंडा 10वें माले तक पहुंच गया था। सारे के सारे स्टेयरकेस पर लाइट्स ऑटोमेटिक सेंसर से स्विच ऑन होती थी। जैसे जैसे शक्तिशाली गेंडा एक के बाद एक मंजिलें चढ़ता गया, हर मंजिल की लाइट ऑन होती रही और उन लाइट को देखकर ही अनिका ने अंदाज़ा लगा लिया था कि शक्तिशाली गेंडा 10th फ्लोर तक पहुंच गया था। भूमिका और उसके ऑफिसर्स भी तेज़ी से शक्तिशाली गेंडे का पीछा करने की कोशिश कर रहे थे, मगर शक्तिशाली गेंडा ऊपर होने के एडवांटेज की वजह से लगातार उन ऑफिसर्स पर फायरिंग करता रहा, जिसकी वजह से उनकी पेस काफ़ी धीमी पड़ चुकी थी। भूमिका और उसके साथी ऑफिसर्स के कदमों की आहट सुनकर अनिका ने अंदाज़ा लगा लिया कि वह लोग अभी 4थे या 5वें फ्लोर तक ही पहुंच पाए थे। शक्तिशाली गेंडा लगातार ऊपर से अपनी बंदूक से फायरिंग करता जा रहा था। जवाबी हमले में भूमिका और उसके ऑफिसर्स भी फायरिंग कर रहे थे। अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि अगर फायरिंग के दौरान शक्तिशाली गेंडे के पास रखे ब्लैक बॉक्स को कुछ नुकसान पहुंचा तो हो सकता था कि उसके अंदर मौजूद फाइल नंबर 004 के चीथड़े उड़ जाएं और साथ ही साथ 16 पावर ड्रग बनाने का फार्मूला भी हमेशा हमेशा के लिए तबाह हो जाए। अनिका अब अच्छी तरह से जान चुकी थी कि अगले कुछ ही पलों में अनिका और शक्तिशाली गेंडे का दोबारा आमना सामना होने वाला था। 12वीं मंजिल तक इस तरह फाइट करते हुए चढ़ने के बाद शक्तिशाली गेंडे की सांसें फूल रही होंगी, यह बात अनिका अच्छी तरह से जानती थी, मगर अनिका यह भी जानती थी कि शक्तिशाली गेंडा कितना ताकतवर बन चुका था। शक्तिशाली गेंडा बचपन से पावर ड्रग के इंजेक्शन ले रहा था, जिसकी वजह से उसका शरीर किसी जंगली हाथी जितना ताकतवर बन चुका था। मगर अनिका यह भी जानती थी कि चाहे उसके शरीर में कितनी भी ताकत आ गई हो, मगर वह था तो एक इंसान ही। उसे हराना मुश्किल था मगर नामुमकिन नहीं था। धीरे धीरे गोलियों की आवाज़ बढ़ने लगी थी। एक के बाद एक धमाके अनिका के कानों में गूंजने लगे थे। शक्तिशाली गेंडे के कदमों की आहट भी अब ज़्यादा तेज होने लगी थी। अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि शैतानी ताकत रखने वाले शक्तिशाली गेंडे का प्लान क्या था। वो टेरेस के ऊपर पहुंचकर अपना एस्केप प्लान करने वाला था। यह बात अनिका अच्छी तरह से जान चुकी थी। अनिका ने पहले ही टेरेस के गेट को लॉक कर दिया था और अनिका यह भी जानती थी कि बिना पासवर्ड के उस गेट को अनलॉक करना शक्तिशाली गेंडे के लिए नामुमकिन था। अनिका टेरेस तक पहुंच रही स्टेयरकेस के एक अंधेरे कोने में जाकर छुप गई और शक्तिशाली गेंडे के पहुंचने का इंतजार करने लगी। अनिका को अंदाज़ा हो गया था कि शक्तिशाली गेंडा 12th फ्लोर के पास आ पहुंचा था। जैसे ही शक्तिशाली गेंडा टेरेस से लगी सीढ़ियां चढ़ने लगा, अचानक ही अंदर से बाहर निकलकर अनिका ने अपने शरीर की पूरी ताकत लगाकर शक्तिशाली गेंडे की छाती पर अटैक कर दिया। अनिका ने शक्तिशाली गेंडे को इतनी जोर की लात मारी थी कि शक्तिशाली गेंडा, जिसके शरीर में एक जंगली हाथी की ताकत समाई थी, वह भी अपना बैलेंस खोकर सीढ़ियां लड़खड़ाकर नीचे गिर गया। अनिका को अपने सामने देखकर वह चौंक गया। उसने सोचा नहीं था कि कोई उससे पहले टेरेस पर उसका इंतजार कर रहा होगा। शक्तिशाली गेंडे के शरीर में भले ही गजब की ताकत आ गई थी, मगर उसका दिमाग काफ़ी साधारण था और इसलिए इतनी बड़ी प्लानिंग करने के लिए उसे स्पेसी की ज़रूरत पड़ती थी। हालांकि अनिका के अटैक की वजह से शक्तिशाली गेंडा चौंका जरूर था, मगर अनिका की लात ने उसके शरीर पर कोई खास फर्क नहीं डाला था। अनिका को वहां देखकर शक्तिशाली गेंडे ने अपनी भारी आवाज़ में उसे देखते हुए कहा, तुम और तुम्हारा पति कभी बाज नहीं आओगे। दोनों के दोनों काफ़ी चालबाज नजर आते हो। वहाँ दिल्ली के बैंक में तुम्हारे पति ने मेरी आंखों में धूल झोंक कर मुझे धोखा दिया और यहाँ पर तुम अंधेरे में छुपी हुई मेरा इंतजार कर रही थी, मगर तुम दोनों नहीं जानते कि तुम दोनों मेरे साथ दुश्मनी करके कितना बड़ा खतरा मोल ले रहे हो।
अनिका एक बात अच्छी तरह से जानती थी, अगर भूमिका और उसके ऑफिसर यहाँ तक पहुँच गए तो वह लोग मिलकर शक्तिशाली गेंडे पर हथियारों और बंदूकों से वार करेंगे, और अगर ऐसा हुआ तो फिर V16 पावर ड्रग बनाने का फार्मूला नष्ट होने के चांसेस भी ज़्यादा बढ़ जाते। अनिका के पास वक्त बहुत कम था। उसे किसी भी हालत में वह ब्लैक बॉक्स शक्तिशाली गेंडे के हाथों से हासिल करना था, जिसके अंदर V16 पावर ड्रग बनाने का फार्मूला छिपा था। वह फाइल छिपी थी जो स्वाति मल्होत्रा ने अनिका के लिए छोड़ी थी। अनिका ने बिना वक्त गवाए शक्तिशाली गेंडे की आंखों में आंखें डालकर कहा, अगर तुम यहाँ से भागना चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। इस टेरेस का डोर कैसे अनलॉक किया जाता है यह सिर्फ मैं जानती हूँ। अगर तुम्हें मुझे वह ब्लैक बॉक्स दे दो तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगी। अनिका की बात सुनकर शक्तिशाली गेंडे ने कहा, मुझे तुम्हारा कॉन्फिडेंस पसंद आया, मगर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारी कोई भी शर्त इतनी आसानी से मान लूँगा? तुम जानती नहीं हो क्या मेरे पावर्स का? कुछ मेरी शक्ति का अंदाज़ा तो उसी रात हो गया था जब बैंक में हमारी मुलाकात हुई थी। फिर भी तुम यह सब कह रही हो। मैं तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूँ। यह कहने के बाद शक्तिशाली गेंडे ने अपनी कमर पर बंधा हुआ एक ब्लैक बॉक्स दिखाते हुए अनिका से कहा, अगर यह ब्लैक बॉक्स हासिल करना चाहती हो तो तुम्हें मुझसे लड़ना होगा। चलो मुकाबले के लिए तैयार हो जाओ, मगर इस बात का ज़रा ध्यान रखना कि अगली बार अगर तुम मुझ पर अटैक करना चाहो तो अपने हाथों का इस्तेमाल करो, क्योंकि मेरी छाती पर लात मारकर तुमने अपने एक पाँव को पहले ही खराब कर लिया है। शक्तिशाली गेंडे की बात सुनने के बाद अचानक अनिका को इस बात का रियलाइजेशन हुआ कि उसके पाँव में काफ़ी नमनेस फील हो रही थी। अनिका ने अपने शरीर की पूरी ताकत लगाकर शक्तिशाली गेंडे की छाती पर लात मारी थी, मगर शक्तिशाली गेंडे की छाती लगभग लोहे की बन चुकी थी। पावर ड्रग के इस्तेमाल के कारण शक्तिशाली गेंडे की छाती पर लात मारना ठीक वैसा ही था जैसे कि किसी लोहे की दीवार पर जोर से लात मारना। अनिका को यह महसूस हुआ कि उसकी एक टांग में ब्लड सर्कुलेशन काफ़ी कम हो चुका था, जिसकी वजह से उसकी टांग काफ़ी नम महसूस हो रही थी। अनिका खुद एक न्यूरोसर्जन थी। वो अच्छी तरह से जानती थी कि इंसान के शरीर में ऐसा तभी हो सकता था जब वह किसी भयानक एक्सीडेंट का शिकार हो, मगर एक इंसानी शरीर के साथ टकराने के बाद किसी के साथ ऐसा हो सकता था यह अनिका ने पहले कभी नहीं देखा था। उसकी रीढ़ की हड्डी सरकने की वजह से उसकी कोई एक नस दब गई थी, जिसकी वजह से उसकी टांग में ठीक से खून नहीं पहुंच रहा था। अनिका के चेहरे पर परेशानी देखकर शक्तिशाली गेंडे ने अपना एक हाथ अनिका की गर्दन पर रखने की कोशिश की, मगर जैसे ही शक्तिशाली गेंडे ने अपना हाथ उठाने की कोशिश की उसका हाथ एक झटके से नीचे की ओर चला गया। अब अनिका की बारी थी शक्तिशाली गेंडे को एक सरप्राइज देने की। अनिका ने अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाते हुए शक्तिशाली गेंडे से कहा, क्या हुआ, हाथों में ताकत नहीं बची? वह आदमी जिसे लोग खौफ से शक्तिशाली गेंडा बुलाते हैं, उसके हाथों में जान नहीं रही। कोई तो कारण होगा कि अचानक तुम्हारे शरीर से ताकत गायब हो रही है। शक्तिशाली गेंडा अनिका की यह बात सुनकर काफ़ी हैरान हो गया। उसने जब अपने हाथों की ओर गौर से देखा तब उसे नोटिस किया कि उसके बाजू में एक बड़ी सी सुई चुभा दी गई थी। शक्तिशाली गेंडे को तब एहसास हुआ कि जब अनिका ने उसे छाती पर लात मारी थी और वह लड़खड़ाकर 2 सीढ़ियां नीचे गिरा था, तब अनिका ने एक बड़े ही स्विफ्ट एक्शन से उसके गर्दन और बाजुओं के ठीक बीच में एक बड़ी सी सुई चुभोई थी। उस बड़ी सी सुई को तुरंत अपने शरीर से अलग करते हुए शक्तिशाली गेंडे ने कहा, यह सुई चुभोने का क्या मतलब है? बच्चों का खेल समझ रखा है क्या? और इस फौलादी शरीर को अगर तुम्हें हराना है तो तुम्हें मुझे तोप के सामने खड़ा रखना होगा। यह छोटी मोटी सुई और गोलियों से मुझे कुछ नहीं होने वाला। यह कहने के बाद शक्तिशाली गेंडे ने फिर से अनिका पर अटैक करने के लिए अपने दोनों हाथ उठाने की कोशिश की, मगर तभी उसे एहसास हुआ कि उसके दोनों हाथों में जान लगभग ना के बराबर थी। वह चाहकर भी अनिका पर अटैक नहीं कर पा रहा था। उसे ऐसा लगने लगा था जैसे उसके हाथों का वजन उसका कंधा नहीं उठा पा रहा था। अचानक ही उसके शरीर के साथ ये क्या हो रहा था, यह बात खुद शक्तिशाली गेंडे को समझ नहीं आ रही थी। वह हैरानी से अनिका की ओर देखने लगा। अनिका ने मुस्कुराते हुए शक्तिशाली गेंडे के कन्फ्यूजन को दूर करते हुए कहा, दरअसल मैंने जो सुई चुभोई थी उसके अंदर एक ऐसी दवाई थी जो तुम्हारी शक्तियों को कुछ देर तक तुमसे दूर कर देगी। मेरा मतलब है कि इस वक्त तुम्हारे शरीर में मैंने ऐसी दवाई इंजेक्ट कर दी है जिससे धीरे धीरे तुम्हारा पूरा शरीर कुछ देर के लिए बिल्कुल नम हो जाएगा। समझ लो यह एक तरह का एनेस्थीसिया दिया गया है तुम्हें। पहली बार हमेशा ही शांत दिखने वाले शक्तिशाली गेंडे की आंखों में गुस्सा नजर आ रहा था। शक्तिशाली गेंडे ने अपने कदम आगे बढ़ाने की कोशिश की, मगर वह अपने हाथों पर कंट्रोल नहीं रख पा रहा था। अनिका ने फिर से उसे वार्न करते हुए कहा, देखो तुम जितना एक्साइट होगे तुम्हारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन उतना ही तेज हो जाएगा, और इस दवाई की खासियत यह है कि जितना तेज ब्लड सर्कुलेशन होगा उतनी ही तेज़ी से यह दवाई तुम्हारे शरीर में फैलती जाएगी।
और तुम्हारा पूरा का पूरा शरीर कुछ ही देर में देखते ही देखते बिल्कुल सुन्न पड़ जाएगा। शक्तिशाली गेंडे को अब महसूस हो चुका था कि उसका लेफ्ट हैंड पूरी तरह से काम करना बंद कर चुका था। उसके राइट हैंड में अभी भी काफ़ी जान बची थी। अपने राइट हैंड से बंदूक पकड़ते हुए शक्तिशाली गेंडे ने नीचे से आ रहे पुलिस ऑफिसरों पर गोलियां चलाना शुरू कर दिया। वह जानता था कि अगर ऐसी हालत में पुलिस ऑफिसर ऊपर आ गए तो उसका बच पाना नामुमकिन हो जाएगा। अनिका यह देखकर चौंक गई थी कि शक्तिशाली गेंडा काफ़ी तैयारियां करके आया था। उसके पास कई सारी प्रोफेशनल गन्स थी जो एक के बाद एक वह लगातार राउंड फायर कर रहा था। हालांकि शक्तिशाली गेंडा लगातार ऑफिसर्स पर फायरिंग कर रहा था, मगर उसके चेहरे को देखकर अब समझ में आ रहा था कि उसे अब इस मुश्किल से बाहर निकलने का रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। अनिका भी जानती थी कि उसके पास वक्त बहुत कम था। ऑफिसर्स के आने से पहले ही उसे वह ब्लैक बॉक्स हासिल करना था जिसके अंदर फाइल नंबर 004 मौजूद थी। जिस तरह शक्तिशाली गेंडा सारी तैयारियां करके स्टाफ यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिल हुआ था, उसी तरह जब अनिका को पता चला कि शक्तिशाली गेंडा किसी भी वक्त लेबोरेटरी पर हमला करने वाला था, तो अनिका भी सारी तैयारियां करके आई थी। अनिका इतना तो अच्छे से जानती थी कि वह अपनी मार्शल आर्ट की स्किल्स के भरोसे पर शक्तिशाली गेंडे का मुकाबला नहीं कर सकती थी। मगर अनिका एक बात अच्छी तरह से जानती थी कि शक्तिशाली गेंडे का शरीर भी बिल्कुल आम लोगों के शरीर की तरह था। बस ड्रग्स के इस्तेमाल की वजह से उसके शरीर में गजब की ताकत पैदा हो गई थी। इसलिए अनिका उसकी स्ट्रेंथ के बारे में और वीकनेस के बारे में सारी जानकारियां इकट्ठा करने के बाद पूरी तैयारी करके आई थी। अनिका अब अच्छी तरह से जानती थी कि उसके सामने खड़े शक्तिशाली गेंडे में अब अनिका को रेजिस्ट करने की ताकत नहीं बची थी। अनिका अपने हाथों की तेजी का इस्तेमाल करते हुए अचानक ही शक्तिशाली गेंडे की कमर पर लगे बेल्ट पर छोटी छोटी ब्लेड से वार करने लगी। देखते ही देखते शक्तिशाली गेंडे की कमर पर बंधा हुआ पट्टा खुल गया और वह ब्लैक बॉक्स जिसके अंदर उस फाइल नंबर 004 मौजूद थी, वह सीढ़ियों पर अनिका की आंखों के ठीक सामने गिर गया। इससे पहले कि शक्तिशाली गेंडा अपने हाथों में दोबारा उस ब्लैक बॉक्स को पकड़ सके, अनिका ने कूद कर वह ब्लैक बॉक्स अपने हाथों में ले लिया और उस ब्लैक बॉक्स को अपने कब्जे में कर लिया। V16 पाउडर बनाने का फार्मूला जिस ब्लैक बॉक्स में था, वो ब्लैक बॉक्स अनिका की नज़रों के सामने पड़ा था। हालांकि शक्तिशाली गेंडा भी उस ब्लैक बॉक्स से कुछ ही कदम दूर खड़ा था, मगर अनिका जानती थी कि जो ड्रग अनिका ने सुई के जरिए शक्तिशाली गेंडे के शरीर के अंदर चुभोया था, वो ड्रग आने वाले कुछ मिनटों के लिए शक्तिशाली गेंडे को पैरालिटिक करने वाला था। शक्तिशाली गेंडे ने अपने एक हाथ में बंदूक पकड़ रखी थी, मगर उसका वो हाथ पूरी तरह से नाकाम हो चुका था। शक्तिशाली गेंडे के दूसरे हाथ में अभी भी थोड़ी बहुत ताकत बची थी। इससे पहले कि वो अपने दूसरे हाथ से ज़मीन पर गिरे ब्लैक बॉक्स को उठाता, अनिका ने तेज़ी से अपने कदम ब्लैक बॉक्स की ओर आगे बढ़ाते हुए ब्लैक बॉक्स को अपने हाथों में पकड़ लिया। जैसे ही अनिका ने ब्लैक बॉक्स अपने हाथों में लेकर ऊपर की मंजिल की ओर दौड़ लगाने की कोशिश की, अचानक ही शक्तिशाली से गेंडे ने अपने एक हाथ से अनिका को गले से पकड़ लिया। अनिका ये देखकर हैरान हो गई कि अभी भी शक्तिशाली गेंडे के हाथों में काफ़ी पावर बाकी थी। अनिका ने टेम्परेरी पैरालिसिस की दवाई का काफ़ी हैवी डोज सुई के जरिए शक्तिशाली गेंडे के शरीर के अंदर पहुंचाया था, मगर ऐसा लग रहा था जैसे शक्तिशाली गेंडे का शरीर इतने हैवी डोज को भी आसानी से झेल रहा था। अब अनिका जान चुकी थी कि अगर अनिका इसी वक्त शक्तिशाली गेंडे की गिरफ्त से बाहर निकलकर ब्लैक बॉक्स के साथ शक्तिशाली गेंडे की पहुंच से दूर नहीं पहुंची, तो फिर शक्तिशाली गेंडे के साथ मुकाबला करना उसके लिए नामुमकिन हो जाएगा। शक्तिशाली गेंडा हाफ पैरालिटिक हालत में भी अनिका से काफ़ी ज़्यादा ताकतवर था। शक्तिशाली गेंडे का शरीर आधा नम पड़ चुका था, फिर भी उसके शरीर की तेजी और फुर्ती अनिका के शरीर की तेजी और फुर्ती से कहीं ज़्यादा थी। शक्तिशाली गेंडे ने जिस हाथ में बंदूक पकड़ रखी थी, वो हाथ टेम्परेरी पैरालिटिक हो चुका था। ये बात भूमिका और उसके ऑफिसर नहीं जानते थे, इसलिए भूमिका और उसके ऑफिसर्स लगातार ऊपर की ओर फायरिंग कर रहे थे। अनिका अपने शरीर की पूरी ताकत लगाकर शक्तिशाली गेंडे की गिरफ्त से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, मगर शक्तिशाली गेंडे ने एक हाथ से अनिका की गर्दन को इतनी जोर से दबाकर रखा था कि ऐसा लग रहा था कि कुछ देर और अगर शक्तिशाली गेंडे ने अनिका को इसी गर्दन से पकड़ कर रखा तो अनिका का सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। अनिका की आंखें चौड़ी होती जा रही थी, अनिका का चेहरा लाल पड़ता जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि अनिका के शरीर के ऊपरी हिस्से में ऑक्सीजन की कमी महसूस होने लगी थी, मगर ऐसी हालत में भी अनिका ने ब्लैक बॉक्स को कसकर पकड़ रखा था। वो किसी भी हालत में ब्लैक बॉक्स को जाने नहीं देना चाहती थी। वहाँ शक्तिशाली गेंडा जिसने एक हाथ से अनिका को कस के पकड़ रखा था, उसने अपना दूसरा हाथ जिसमें उसने बंदूक पकड़ रखी थी, उसे भी धीरे धीरे उठाकर वापस फायरिंग करना शुरू कर दिया। अनिका ये सब कुछ देखकर हैरान हो गई थी। इतना पावरफुल ड्रग भी शक्तिशाली गेंडे के शरीर में काम नहीं कर रहा था। अनिका ने शक्तिशाली गेंडे को जो टेम्परेरी पैरालिसिस का ड्रग दिया था, उस ड्रग से जंगली हाथियों को काबू में किया जाता था,
मगर शक्तिशाली गेंडे के शरीर ने उस ड्रग को भी लगभग बेअसर कर दिया था। अब अनिका जान चुकी थी कि कुछ ही देर में उस ड्रग का असर पूरी तरह से शक्तिशाली गेंडे के शरीर से निकल जाने वाला था और तब उसके साथ मुकाबला करना अनिका के लिए नामुमकिन हो जाता। अनिका को जल्द से जल्द कुछ तरकीब सोचनी थी शक्तिशाली गेंडे की गिरफ्त से निकलने के लिए। अनिका ने अपने शरीर की पूरी ताकत लगाकर उस शक्तिशाली गेंडे के राइट पांव पर जोर से लात मारी। अनिका जानती थी कि शक्तिशाली गेंडे के शरीर के राइट साइड में अभी भी दिए गए ड्रग का कुछ असर बाकी था और ठीक ऐसा ही हुआ। अनिका की लात पड़ते ही शक्तिशाली गेंडा अपना बैलेंस खोकर सीढ़ियों से लुढ़कता हुआ एक मंजिल नीचे जा गिरा, मगर बैलेंस खोने की वजह से शक्तिशाली गेंडे ने अनिका को भी एक झटके से छोड़ा। झटका लगने की वजह से अनिका ने भी अपना बैलेंस खो दिया और वो भी लुढ़कते हुए एक मंजिल नीचे जा गिरी, ठीक शक्तिशाली गेंडे से कुछ मीटर दूर। अनिका ने ब्लैक बॉक्स को अपने हाथों में टाइटली पकड़ रखा था। इससे पहले कि अनिका वहां से उठकर फिर से ऊपर की मंजिल की ओर दौड़ने की कोशिश करती, अचानक ही अनिका के एक पांव को शक्तिशाली गेंडे ने मजबूती से पकड़ लिया। अनिका ये देखकर हैरान हो रही थी कि शक्तिशाली गेंडे के शरीर की फुर्ती और तेजी वापस लौट रही थी। अनिका ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना हैवी डोज इतने कम समय में बेअसर हो जाएगा। अनिका अपने आप को छुड़ाने की काफ़ी कोशिशें कर रही थी, मगर वो नाकाम साबित हो रही थी। तभी अनिका को ऊपर की मंजिल से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। शक्तिशाली गेंडे ने अनिका के पांव को मजबूती से पकड़ रखा था, इसलिए अनिका अपना सर उठाकर देख नहीं पा रही थी कि आखिर सीढ़ियां उतरकर कौन आ रहा था। फिर अचानक ही सीढ़ियां उतर रहा कदमों ने एक जोर की छलांग लगाई और दूसरे ही पल अनिका को एहसास हुआ कि शक्तिशाली गेंडे ने अनिका के पैरों को छोड़ दिया था। अनिका ब्लैक बॉक्स पकड़कर फिर से ऊपर की मंजिल की ओर दौड़कर एक अंधेरे कोने में छिप गई। अनिका ने जब ब्लैक बॉक्स को हिफाजत से अपनी एक छोटी सी बैग के अंदर रख लिया, तब उसने राहत की सांस ली। अनिका को अब एहसास हो चुका था कि फाइनली रोहित ने अपने पर्दे से बाहर निकलने की जहमत उठाई थी। अपनी मौत की खबर फैलाने के बाद रोहित ने अनिका को कांटेक्ट भी नहीं किया था, मगर अनिका को अब इस बात की राहत थी कि ऐसी सिचुएशन में रोहित अनिका की मदद के लिए आगे आया था। जब अनिका ने रेलिंग से झांककर नीचे की मंजिल पर चल रही लड़ाई को देखा, तब वो ये देखकर चौंक गई कि शक्तिशाली गेंडे के साथ जो आदमी लड़ाई लड़ रहा था वो रोहित नहीं बल्कि आशीष था, आशीष डोगरा। अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि आशीष लास्ट स्टेज कैंसर से जूझ रहा था, मगर ऐसे वक्त में भी अनिका को बचाने के लिए खतरनाक और वैसी शक्तिशाली गेंडे के साथ मुकाबला करने की हिम्मत दिखाकर आशीष ने यह साबित कर दिया था कि वो अनिका के लिए कुछ भी कर सकता था। हालांकि शक्तिशाली गेंडे के लिए आशीष एक चींटी के समान था, जिसे वो जब चाहे अपनी उंगलियों तले मसल सकता था। आशीष को वहां देखकर खुद शक्तिशाली गेंडा भी हैरान होकर कुछ देर तक उसे देखता रहा। फिर अपनी भारी आवाज़ में शक्तिशाली गेंडे ने आशीष से कहा, तुम मुझसे यहाँ लड़ने चले आए हो? अरे तुम तो बचपन से मुझे जानते हो कि मैं कितना पावरफुल हूँ। मैं तुम्हें जब चाहूँ एक चींटी की तरह मसल सकता हूँ, मगर मैं ये देखकर हैरान हूँ कि तुम इस लड़की की मदद करने के लिए यहाँ आए हो। आशीष ने इस बात का पलट कर जवाब देते हुए कहा, क्या बिगाड़ा है इस लड़की ने तुम्हारा? शक्तिशाली गेंडे ने इस सवाल का जवाब देते हुए कहा, उसने कुछ नहीं बिगाड़ा, मगर उसकी माँ ने हमारी ज़िंदगी छीनने की कोशिश की थी। तुम्हें याद है ना, अगर V16 पाउडर का फार्मूला हमें नहीं मिला तो हम पांचों में से कोई जिंदा नहीं बचेगा। और आज तक हम इस V16 पाउडर बनाने के फार्मूले से दूर सिर्फ इसलिए है क्योंकि इसकी माँ ने उस फार्मूले को हमसे दूर रखा था। हाँ, मैं मानता हूँ कि हम पांच भी एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए हैं, क्योंकि हम पांचों की ज़िंदगियाँ V16 पाउडर के फार्मूले से जुड़ी हुई हैं। ये फार्मूला जिसके हाथ लगेगा ज़िंदगी उसके कदम चूमेगी, और मैं इस लड़की को इतनी आसानी से V16 पाउडर बनाने का फार्मूला यहाँ से ले जाने नहीं दूंगा। जैसे ही शक्तिशाली गेंडा अनिका की ओर अपने कदम आगे बढ़ाने लगा, आशीष ने अपने शरीर की पूरी ताकत लगाकर शक्तिशाली गेंडे को रोकते हुए कहा, इस लड़की को यहाँ से जाने दो, इस लड़की ने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है। आशीष को अपने एक हाथ से दीवार की ओर धकेलते हुए शक्तिशाली गेंडे ने कहा, तुम तो पूरी जिंदगी क्रिस्टोफर के चमचे बने रहो, अचानक ये क्या हो गया है तुम्हें? तुम अचानक ही इस लड़की के गुलाम कैसे बन गए? हालांकि शक्तिशाली गेंडे ने काफ़ी धीमे हाथों से आशीष को पीछे धकेला था, मगर शक्तिशाली गेंडे का भारी हाथ छाती पर पड़ते ही आशीष के मुंह से खून निकलने लगा। अनिका ये सब कुछ देख रही थी। वो जानती थी कि लास्ट स्टेज ऑफ कैंसर में आशीष के लिए ज़्यादा देर तक शक्तिशाली गेंडे का मुकाबला करना सही नहीं होगा। आशीष को लंग कैंसर था और छाती पर इतना भारी हाथ पड़ते ही आशीष के मुंह से खून निकलने लगा था। मगर जैसे ही शक्तिशाली गेंडा अनिका की ओर अपने कदम आगे बढ़ाने लगा, आशीष ने अपने शरीर उसके रास्ते में डालकर शक्तिशाली गेंडे को उसके पैरों से पकड़ लिया। मगर शक्तिशाली गेंडे की ताकत के आगे कमज़ोर पड़ रहे आशीष के शरीर की ताकत बहुत कम पड़ रही थी।
बड़े ही आसानी से शक्तिशाली गेंडा आशीष को घसीटते हुए आगे की ओर ले जाने लगा और अपनी भारी आवाज़ में कहने लगा, देखो, हम लोग दुश्मन जरूर हैं, मगर हमारे साथ जो कुछ भी हुआ वो बहुत गलत हुआ है। हमने हमारा बचपन साथ गुजारा था। हमने देखा है कि किस तरह के इंजेक्शन ने हमारी पूरी जिंदगियां बर्बाद करके रख दी, और अब जिसकी हमें ज़रूरत है उसके लिए छुटकारा पाने का तरीका मेरी आंखों के सामने है। तो तुम मुझे रोकने की कोशिश कर रहे हो। ये मत भूलो कि हम अपने शौक से ये नहीं बने हैं जो आज हम लोग हैं। हमें एक ह्यूमन एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनाया गया था, जिसकी वजह से आज हम ऐसे हो चुके हैं। शक्तिशाली गेंडे की बात सुनकर अनिका को इस बात का एहसास हो चुका था कि यह लोग भले ही काफ़ी खतरनाक थे और पूरी दुनिया के लिए एक श्राप साबित हो सकते थे, मगर कहीं ना कहीं यह लोग भी पहले बिल्कुल आम इंसानों की तरह थे। शक्तिशाली गेंडा चाहे इस वक्त कितना भी खतरनाक हो, मगर वह जन्म से शायद ऐसा नहीं था। उसके अंदर भी ठीक उसी तरह का दिल धड़क रहा था जिस तरह का दिल आम लोगों के सीने में धड़कता है। मगर उनका अतीत चाहे जो कुछ भी हो, शक्तिशाली गेंडा और उसके साथियों का वर्तमान पूरी तरह इस दुनिया के भविष्य के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता था। इसलिए ऐसी ताकतों को रोकना बहुत ज़रूरी था। और इस वक्त अनिका और शक्तिशाली गेंडे के बीच अगर कोई दीवार थी तो वह थी कमज़ोर पड़ रहे आशीष का शरीर। शक्तिशाली गेंडे के पांव से लिपटे आशीष ने शक्तिशाली गेंडे से कहा, हाँ, मगर इसमें इस लड़की की कोई गलती नहीं है। ये लड़की यहाँ किसी और मकसद से आई है। आशीष की ये बात सुनते ही शक्तिशाली गेंडा अपनी जगह पर रुक गया और बड़ी बड़ी आंखों से ज़मीन पर लेटे आशीष की ओर देख कर कहने लगा, कोई फ़र्क नहीं है हम में और इस लड़की में। V16 पाउडर का फार्मूला चुराकर ये लड़की भी अमर बनना चाहती है। मैं जानता हूँ इसकी माँ ने इसे बड़ी ही सेफली पाउडर का ऐसा इंजेक्शन दिया था जिसे पाउडर के साइड इफ़ेक्ट्स इसे ना हो, मगर अब ये आखिरी डोज लेकर ये लड़की अपने आप को इस दुनिया की मालकिन बनाना चाहती है। मगर इस दुनिया पे अगर किसी का राज होगा तो वो सिर्फ मेरा होगा। आशीष ने पलट कर जवाब देते हुए कहा, नहीं नहीं, इसका ऐसा कोई मकसद नहीं है। ये तो अपने बेटे अलेक्जेंडर की जान बचाने के लिए फार्मूला चाहती है। शक्तिशाली गेंडे ने अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए कहा, हजारों लाखों बच्चों की जान ली है इस पाउडर ने, मगर किस्मत ने घूम फिर कर उसी स्वाति मल्होत्रा के नवासे को उसी जगह पर खड़ा कर दिया जहां पर आज से 25 साल पहले वो लाखों बच्चे थे जिन्हें इस ह्यूमन एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनाया था। यह कहते हुए शक्तिशाली गेंडे ने एक जोर की लात आशीष के सीने पर मारी। आशीष दूर दीवार से टकरा कर गिर गया। आशीष को देखकर अनिका समझ चुकी थी कि आशीष के शरीर से जान निकल चुकी थी। शक्तिशाली गेंडा अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अनिका की ओर देखता रहा। अनिका जानती थी कि अब शक्तिशाली गेंडा किसी भी पल अनिका पर अटैक करके बड़ी ही आसानी से वो ब्लैक बॉक्स अपने साथ चुरा कर ले जा सकता था। हालांकि अनिका ने टेरेस के दरवाजे को डिजिटली लॉक किया था, मगर अनिका जानती थी कि शक्तिशाली गेंडे की शक्ति के सामने उस दरवाजे का टिकना मुमकिन नहीं था। उस दरवाजे पर डिजिटल लॉक जरूर था, मगर वो दरवाज़ा स्पेशली लाइब्रेरी या किसी भी खास लॉकर रूम के दरवाजे जितना मजबूत नहीं था। शक्तिशाली गेंडा किसी जंगली जानवर की तरह अपनी नज़रें अपने टारगेट पर गड़ाए हुए था। उसकी नज़रें अनिका के पास रखे ब्लैक बॉक्स पर थी। अनिका के पास भी भागने का कोई रास्ता नहीं था। अनिका के पीछे दीवार थी और अनिका के ठीक सामने जो स्टेयरकेस थी, उस स्टेयरकेस के नीचे शक्तिशाली गेंडा खड़ा था। शक्तिशाली गेंडे के पीछे वाले स्टेयरकेस उसे सीधे टेरेस के दरवाजे तक ले जा सकते थे। शक्तिशाली गेंडे के शरीर में हो रही मूवमेंट्स को देखकर अनिका समझ चुकी थी कि उसका दिया हुआ पैरालिटिक ड्रग पूरी तरह से बेअसर हो चुका था। अनिका ने एक नज़र शक्तिशाली गेंडे के पीछे दीवार के पास पड़े आशीष पर भी डाली। आशीष धीमी धीमी सांसें ले रहा था, मगर अनिका जानती थी कि अगर उसे जल्द ही मेडिकल अटेंशन नहीं मिली तो वो सांसें आशीष की ज़िंदगी की आखिरी सांसें होंगी। मगर इस वक्त अनिका की प्रायोरिटी थी वो ब्लैक बॉक्स जिसके अंदर V16 पाउडर का फार्मूला छिपा था। वो किसी भी तरह से उस ब्लैक बॉक्स को शक्तिशाली गेंडे के हाथों से लगने से रोकना चाहती थी। जैसे ही शक्तिशाली गेंडे ने अनिका की ओर जाने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाए, तभी वहां भूमिका और उसके साथी ऑफिसर्स पहुंच गए। भूमिका और उसके साथी ऑफिसर्स 11वीं मंजिल पर खड़े हुए लगातार शक्तिशाली गेंडे की ओर फायरिंग करने लगे। शक्तिशाली गेंडे ने अपने आप को बचाते हुए एक दीवार के पीछे छिपकर दीवार का सहारा लेकर अपने आप को बचाने की कोशिश की, मगर अब भूमिका और उसके साथी ऑफिसर शक्तिशाली गेंडे की पोजीशन देख चुके थे। वो एक के बाद एक धड़ाधड़ शक्तिशाली गेंडे के ऊपर फायरिंग कर रहे थे। हालांकि गोलियां दीवार के पीछे छिपे शक्तिशाली गेंडे के शरीर तक नहीं पहुंच पा रही थी, मगर उन गोलियों की वजह से शक्तिशाली गेंडा अनिका की ओर नहीं जा पा रहा था। शक्तिशाली गेंडे ने भी अपनी बंदूक से फायरिंग करके बाहर निकलने की कोशिश की, मगर कई सारे ऑफिसर्स की कई सारी गन एक साथ शक्तिशाली गेंडे की ओर फायरिंग कर रही थी, जिसकी वजह से उसका उस दीवार के पीछे से बाहर निकलना नामुमकिन हो गया था।
शक्तिशाली गेंडा जान चुका था कि कभी भी उसकी बंदूक की गोलियां खत्म हो सकती थी और भूमिका और उसके साथी ऑफिसर्स धीरे धीरे ऊपरी मंजिल की ओर अपने कदम बढ़ा रहे थे। एक बार अगर शक्तिशाली गेंडे का क्लियर शीट किसी भी ऑफिसर को मिल गया तो उसका गोलियों से बचना नामुमकिन था। शक्तिशाली गेंडा जानता था कि चाहे उसके शरीर में कितनी भी ताकत हो, मगर उसका शरीर इतनी सारी गोलियों को बर्दाश्त नहीं कर पाता और वहीं पर उसकी मौत हो जाती। मगर शक्तिशाली गेंडा इतनी आसानी से अपने हाथ लगे हुए 16 पाउडर के फार्मूले को जाने भी नहीं दे सकता था। अनिका ठीक उसके सामने खड़ी थी और उसके कमर में वो ब्लैक बॉक्स लगा था जिसे शक्तिशाली गेंडे ने स्पेशल लाइब्रेरी से चुराया था और जिसके अंदर छिपे हुए 16 पाउडर के फार्मूले को पाकर शक्तिशाली गेंडा अपने आप को दुनिया का सबसे ताकतवर और सबसे लंबी आयु वाला आदमी बना सकता था। हमेशा ही शांत रहकर क्रूर से क्रूर काम करने वाला शक्तिशाली गेंडा अचानक ही गुर्राने लगा। उसने एक लंबी दहाड़ लगाते हुए अनिका की ओर छलांग लगाने की कोशिश की, मगर भूमिका और उसके साथी ऑफिसरों ने शक्तिशाली गेंडे के रास्ते में गोलियों की बौछार कर दी। न चाहते हुए भी शक्तिशाली गेंडे को अपने कदम पीछे लेने पड़े। वो फिर से दीवार के पीछे जाकर छिप गया। धीरे धीरे भूमिका और उसके ऑफिसर्स ऊपर की ओर अपने कदम आगे बढ़ा रहे थे। शक्तिशाली गेंडा अब जान चुका था कि उसे V16 पाउडर के फार्मूले को इसी वक्त छोड़कर अपनी जान बचाकर वहां से भागना होगा। शक्तिशाली गेंडे के ठीक पीछे टेरिस का वो दरवाज़ा था जिसे डिजिटल लॉक किया गया था। इससे पहले कि भूमिका और बाकी स्पेशल डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स ऊपर की मंजिल तक पहुंचे, शक्तिशाली गेंडे ने उस दरवाजे पर जाकर अपने दोनों हाथों की ताकत लगाकर उस दरवाजे को अपनी ओर खींचना शुरू किया। गोलियों की आवाज़ें बढ़ती जा रही थी। शक्तिशाली गेंडा जान चुका था कि अगले कुछ ही सेकंड में भूमिका और उसके साथी ऑफिसर शक्तिशाली गेंडे को अपनी बंदूक का निशाना बना लेंगे। अपने शरीर की पूरी ताकत झोंक कर शक्तिशाली गेंडे ने टेरेस का दरवाजा उखाड़ दिया। अनिका, जो कि सामने से शक्तिशाली गेंडे की हर हरकत पर नजर बनाए हुए थी, वो यह देखकर चौंक गई थी कि इतना भारी मेटल का दरवाजा शक्तिशाली गेंडे ने अपने हाथों से उखाड़ दिया था। भले ही वो दरवाजा इतना भारी नहीं था, मगर फिर भी उस दरवाजे का वजन कम से कम 200 से 250 किलो का था, जिसे कुछ ही सेकंड में शक्तिशाली गेंडे ने अपने हाथों से उखाड़ दिया था। अनिका ने आज तक शक्तिशाली गेंडे के बारे में जो कुछ भी सुना था वो सब कुछ सही था। शक्तिशाली गेंडे के अंदर जंगली हाथी जितनी ताकत थी, यह बात अनिका ने कई दिनों से सुन रखी थी, मगर आज अनिका ने अपनी आंखों से देख लिया। न सिर्फ शक्तिशाली गेंडे के अंदर कम से कम 10 जंगली हाथियों की ताकत थी, बल्कि उसके शरीर की मूवमेंट्स भी काफ़ी तेज थी, जिससे यह साबित होता था कि शक्तिशाली गेंडे के अंदर जो फुर्ती थी वह किसी चीते से कम नहीं थी। लगातार गोलियां चला रहे ऑफिसर्स जब शक्तिशाली गेंडे के ठीक सामने पहुंचे तो शक्तिशाली गेंडे ने एक जोर की दहाड़ लगाते हुए भारी मेटल का दरवाज़ा उन ऑफिसर्स के रास्ते की ओर फेंका। वो दरवाज़ा इतना हैवी था कि वो जैसे ही ज़मीन पर गिरा, उस दरवाजे की आवाज़ एक बॉम्ब एक्सप्लोजन की तरह पूरे बिल्डिंग में गूंजने लगी। कुछ ऑफिसर्स के पाँव पर जब वह दरवाज़ा लगा तो वो लोग चीखते हुए सीधे ज़मीन पर गिरे। जब तक बाकी ऑफिसर्स अपने साथी ऑफिसर्स को सहारा देकर उन्हें फिर से अपने पैरों पर खड़ा करते, उन्होंने देखा कि शक्तिशाली गेंडा वहां से गायब हो चुका था। ये देखते ही भूमिका, ऑफिसर अरुण और बाकी साथी ऑफिसर्स दौड़कर टेरेस की ओर गए। वो जानते थे कि शक्तिशाली गेंडे के हाथ में भी हथियार थे, इसलिए लगातार गोलियां चलाते हुए वो लोग टेरेस पर जा पहुंचे। टेरेस पर पहुंचते ही भूमिका ने देखा शक्तिशाली गेंडा टेरेस की दीवार पर चढ़ चुका था। वो पीछे मुड़कर भूमिका और उसके साथी ऑफिसर्स को देख रहा था। भूमिका ने अपने साथी ऑफिसर्स को फायरिंग रोकने का इशारा किया। भूमिका देखना चाहती थी कि शक्तिशाली गेंडे का अगला कदम क्या होगा। उसके आगे और पीछे दोनों जगह मौत खड़ी थी। 12 मंजिली इमारत से अगर शक्तिशाली गेंडे ने छलांग लगाई तो उसका बचना नामुमकिन हो जाता। भूमिका और उसके साथी ऑफिसर्स अपनी अपनी बंदूक शक्तिशाली गेंडे की ओर ताने वहीं खड़े रहे। अनिका भी ऑफिसरों की भीड़ में पीछे खड़ी होकर सब कुछ बड़े ही गौर से देख रही थी। अनिका अब जान चुकी थी कि उन लोगों ने शक्तिशाली गेंडे की ताकत को अंडर एस्टिमेट किया था। वो जितना सोच रही थी उससे भी कहीं ज़्यादा ताकतवर था शक्तिशाली गेंडा। मगर इससे पहले कि अनिका यह बात भूमिका को बता पाती, शक्तिशाली गेंडे ने टेरेस से छलांग लगा दी। जैसे ही शक्तिशाली गेंडे ने छलांग लगाई, सारे ऑफिसर्स दौड़कर टेरेस की दीवार तक पहुंचे। उन्होंने देखा कि शक्तिशाली गेंडे ने 12 मंजिला इमारत से सामने वाली 8 मंजिला इमारत की टेरेस पर छलांग लगाई थी। सारे ऑफिसर एक के बाद एक फिर से सामने नजर आ रहे थे, शक्तिशाली गेंडे की ओर फायरिंग करने लगे। यहाँ तक कि नीचे खड़े ऑफिसर्स भी शक्तिशाली गेंडे को हवा में इस तरह छलांग लगाता देखकर अपनी अपनी बंदूकों से आसमान की ओर फायरिंग करने लगे। मगर किसी की भी गोली का निशाना बनने से पहले शक्तिशाली गेंडा एक टेरेस से दूसरे टेरेस की ओर कूदते हुए यूनिवर्सिटी की वाटर टैंक के टेरेस पर जा पहुंचा। अनिका को दिख रहा था कि शक्तिशाली गेंडा वाटर टैंक की टेरेस पर पहुंचने के बाद भी अनिका की ओर देख रहा था।
उसकी आंखों से ऐसा लग रहा था जैसे वो इशारों ही इशारों में अनिका से यह कह रहा था कि उनकी मुलाकात अभी अधूरी थी। अगली मुलाकात बहुत जल्द होने वाली थी। सारे ऑफिसर्स लगातार फायरिंग कर रहे थे, मगर वाटर टैंक अब उनकी बंदूक की रेंज से बाहर थी, इसलिए उनकी गोलियां शक्तिशाली गेंडे तक नहीं पहुंच पा रही थी। शक्तिशाली गेंडे ने तेजी से वाटर टैंक से उतरते हुए यूनिवर्सिटी कंपाउंड वॉल पर लगी फेसिंग को एक ही झटके से उखाड़ दिया और दीवार कूदकर यूनिवर्सिटी के पीछे वाले गहरे घने जंगल के अंदर गायब हो गया। हालांकि भूमिका ने कुछ ऑफिसरों को शक्तिशाली गेंडे के पीछे लगाया था, मगर अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि शक्तिशाली गेंडे को पकड़ा जाना नामुमकिन था। हालांकि अनिका जानती थी कि शक्तिशाली गेंडा उनके गिरफ्त से निकल चुका था, मगर अनिका को एक बात की राहत मिली थी कि वो ब्लैक बॉक्स जिसके अंदर V16 पावर ड्रग का फार्मूला छुपा था, वो ब्लैक बॉक्स अभी भी सुरक्षित उसके पास था। शक्तिशाली गेंडे के भाग जाने के बाद सारे के सारे ऑफिसर और खुद भूमिका भी अपने आप से काफ़ी नाराज़ थे। वह लोग जानते थे कि शक्तिशाली गेंडा उनकी नज़रों के सामने से भाग निकलने में कामयाब हुआ था। शक्तिशाली गेंडे को पकड़ने का शायद इससे अच्छा मौका उन्हें फिर कभी नहीं मिलेगा, मगर अपनी नाकामयाबी पर सारी की सारी फोर्स बिना एक दूसरे की आंखों में देखे बस जख्मी लोगों की मदद करने में जुट गई। शक्तिशाली गेंडे ने यूनिवर्सिटी का माहौल बिल्कुल किसी शमशान घाट जैसा बना दिया था। लेबोरेटरी फर्श पर स्टूडेंट्स को जो गोलियां लगी थी उसकी वजह से काफ़ी खून नजर आ रहा था। एक के बाद एक स्टूडेंट के पेरेंट्स को इतला कर दिया गया था। भूमिका ने सारे जख्मी लोगों को पास ही के एक हॉस्पिटल में भिजवा दिया था। आशीष भी बुरी तरह से जख्मी था। उसे हॉस्पिटल की ICU यूनिट में रखा गया था। जिन स्टूडेंट्स की मौत हुई थी उनके रिश्तेदार उन बच्चों की लाशें देखकर फूट फूट कर रो रहे थे। अनिका और भूमिका दोनों ही ये सारे नज़ारे देखकर काफ़ी दुखी थे। वो ये अच्छी तरह से जानती थी कि स्टैब यूनिवर्सिटी के ये बच्चे काफ़ी ब्राइट स्टूडेंट थे और ज़िंदगी में बहुत कुछ कर सकते थे, मगर बिना किसी कारण के शक्तिशाली गेंडे ने उनकी जान ले ली थी। बाकी स्टूडेंट्स जिनको गंभीर इंजरी हुई थी उनके माँ बाप भी आकर उनको गले से लगाकर रोने लगे। भूमिका और बाकी पुलिस ऑफिसर यह सोच भी नहीं सकते थे कि इतनी बड़ी तबाही एक अकेले शक्तिशाली गेंडे ने की थी। ऑफिसरों की एक पूरी फौज होने के बावजूद शक्तिशाली गेंडा बचकर भाग निकलने में कामयाब हुआ था। कहीं ना कहीं यह बात पूरी की पूरी फोर्स के लिए शर्मनाक थी। अनिका जानती थी आशीष लंग कैंसर के आखिरी स्टेज से गुजर रहा था और इतनी इंजरी होने के बाद आशीष का बचना बहुत मुश्किल था। जब अनिका आशीष से मिलने के लिए ICU की ओर अपने कदम आगे बढ़ाने लगी तब अचानक एक कमरे में अनिका की नज़र बिस्तर पर लेटे हुए प्रोफेसर एलिस पर पड़ी। प्रोफेसर एलिस के स्टूडेंट्स उनके आसपास खड़े थे और प्रोफेसर एलिस उनसे कह रहे थे, अरे दूर हो जाओ, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एक सीनियर स्टूडेंट ने प्रोफेसर एलिस को शांत करते हुए कहा, सर आपकी जान बाल बाल बची है। आप नहीं जानते कि अगर कुछ सेकंड की भी देर हो गई होती तो लाइब्रेरी में जो आग लगी थी उस आग के अंदर आप झुलस सकते थे। अपने स्टूडेंट की बात का जवाब देते हुए प्रोफेसर एलिस ने कहा, अरे झुलस तो वो रही है जो इतनी दूर रहकर भी मुझ पर नज़र बनाए हुए है, मगर तुम लोग देख लेना, मैं अभी हारा नहीं हूँ। मैं उस डॉक्टर अमृता को छोड़ूंगा नहीं। हालांकि पिछली रात जो कुछ भी हुआ था उसके बाद डॉक्टर एलिस के प्रति अनिका का नज़रिया पूरी तरह से बदल चुका था। अपने स्टूडेंट्स की जान बचाने के लिए उन्होंने अपनी जान जोखिम में डाली थी, मगर अनिका आज ये जानना चाहती थी कि आखिर प्रोफेसर एलिस के मन में डॉक्टर अमृता के लिए इतनी नफरत क्यों थी। क्यों उन्होंने डॉक्टर अमृता को अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन बना रखा था। अनिका अब तक एक बात अच्छी तरह से जान चुकी थी कि जो प्रोफेसर अपने स्टूडेंट की जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल सकता था वो प्रोफेसर दिल का बुरा नहीं हो सकता था। मगर ऐसा इंसान आखिर डॉक्टर अमृता से इतनी नफरत क्यों करता था। अनिका यानी कि डॉक्टर अमृता ने आज से पहले प्रोफेसर एलिस को कभी देखा तक नहीं था। अनिका खुद भी नहीं जानती थी कि वो प्रोफेसर एलिस को इतनी बड़ी दुश्मन कैसे बन गई थी। प्रोफेसर एलिस के आसपास खड़े स्टूडेंट्स ने प्रोफेसर एलिस से कहा, सर क्या आपको पता है कि लाइब्रेरी पूरी तरह से जल चुकी थी। अगर कुछ और देर तक आप वहाँ से बाहर नहीं निकले होते तो फिर पता नहीं आपके साथ क्या हुआ होता। ऐसा लग रहा था जैसे प्रोफेसर एलिस स्टूडेंट की बात सुनकर काफ़ी चिढ़ रहे थे। इरिटेट होकर प्रोफेसर एलिस ने स्टूडेंट की बात का जवाब देते हुए कहा, अरे कुछ नहीं होता मुझे, मैंने कहा ना तुम लोगों से, मैंने अपने आप को वॉशरूम में बंद कर लिया था और पानी का नल तेज़ी से ऑन करके पानी के नल के नीचे बैठ गया था ताकि अगर किसी भी तरह आग फ्लश कर वॉशरूम के अंदर तक आ पहुँचे तो मेरा शरीर पूरी तरह से गीला हो। इससे ये होता कि मेरे शरीर का तापमान गिर चुका होता और अगर किसी वजह से आग मुझे पकड़ने की कोशिश भी करे तो गीले होने की वजह से मेरे कपड़ों में आग फैलने में काफ़ी वक्त लगता। ऐसी सिचुएशन में अगर अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल किया जाए तो तुम अपने आप को किसी भी खतरे से सेफली बाहर निकाल सकते हो।
हालांकि प्रोफेसर एलिस के स्टूडेंट भी यह बात अच्छी तरह से जानते थे कि प्रोफेसर एलिस ने काफ़ी बेवकूफ़ी भरा काम किया था। वॉशरूम की जगह वो काफ़ी छोटी थी और लाइब्रेरी में जो आग फैली थी उसके कारण जो धुआं निकल रहा था वो सारा का सारा धुआं एक छोटे से वॉशरूम के अंदर भर गया था। जब स्टूडेंट्स प्रोफेसर एलिस को बचाने के लिए वहां पहुंचे थे तब वो बेहोश वॉशरूम के फर्श पर गिरे हुए थे। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा उनके फेफड़ों में इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि उनके शरीर पर ऑक्सीजन मात्रा काफ़ी कम पहुंच रही थी, जिसकी वजह से अगर स्टूडेंट ने वहां पहुंचने में कुछ और पल की देरी की होती तो फिर प्रोफेसर एलिस का बचना नामुमकिन हो जाता। मगर स्टूडेंट अच्छी तरह से जानते थे कि प्रोफेसर एलिस अपनी हार नहीं मानने वाले थे। एक स्टूडेंट ने कहा, प्रोफेसर वाकई में आपकी सूझबूझ पर हमें नाज है और हमें गर्व है कि हम आपके स्टूडेंट हैं। सारे स्टूडेंट इस वक्त गर्व महसूस कर रहे थे कि उनकी प्रोफेसर ने अपनी जान जोखिम में डालकर सारे स्टूडेंट की जान बचाई थी। प्रोफेसर एलिस कुछ ही घंटों में पूरे कॉलेज के हीरो बन चुके थे। दरवाजे के पास खड़ी निका जैसे ही प्रोफेसर एलिस के कमरे में दाखिल होने की कोशिश करने लगी तभी पास ही के आईसीयू वार्ड से एक नर्स बाहर आई और चिल्लाने लगी, देखिए इस पेशेंट को क्या हो रहा है, मुझे लगता है कि हमें सीनियर डॉक्टर की ज़रूरत है। उस नर्स के पीछे पीछे एक काफ़ी घबराया हुआ डॉक्टर कमरे से बाहर निकलकर कहने लगा, अरे नर्स, ये तुम क्या कह रही हो? ऐसा बोलकर तुम मेरी इंसल्ट कर रही हो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं इस पेशेंट की जान बचाने के काबिल नहीं हूँ? तो मैं तुमसे कह देता हूँ कि इस पेशेंट की पसलियों में काफ़ी ज़्यादा चोट लगी है और यह एक लास्ट स्टेज कैंसर का मरीज़ है। इस ऑपरेशन में काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। मैं तो क्या इस वक्त हॉस्पिटल में मौजूद कोई भी डॉक्टर इस पेशेंट की सर्जरी सक्सेसफुली नहीं कर सकता। अरे ऐसी सर्जरी को अगर सक्सेसफुल अंजाम देना है तो इस देश के ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बेहतरीन सर्जन को इसका ऑपरेशन करना होगा। वो नर्स गिड़गिड़ाते हुए उस जूनियर डॉक्टर से कहने लगी, मगर सर, हम ऐसे ही इस अपनी किस्मत के हवाले नहीं छोड़ सकते ना। अगर इसे बचाया जा सकता है तो हम कोशिश क्यों नहीं करते? अगर ऑपरेशन थिएटर पर इसकी जान चली गई तब भी हमें ऐसा लगेगा कि हमने कम से कम कोशिश तो की, मगर बिना कोशिश किए इस पेशेंट को ऐसे ही मरने देना क्या इंसानियत होगी? उस डॉक्टर ने इस बात का पलट कर जवाब देते हुए कहा, अरे तुम भूल रही हो, अगर हमने इसे ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेट करने की कोशिश की तो इसके मरने के चांसेस 100% है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस हॉस्पिटल में इस वक्त कोई भी ऐसा सर्जन मौजूद है जो इतनी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी कर सकता है। मगर फिर भी अगर हम रिस्क लेकर इसकी सर्जरी करते हैं तो इसकी मौत पक्की है। कम से कम ऐसे हालत में वो कुछ और घंटे जिंदा तो रहेगा। नर्स की समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। नर्स और डॉक्टर के कुछ ही दूरी पर खड़ी अनिका समझ गई थी कि वो लोग जिस पेशेंट के बारे में बात कर रहे थे वो आशीष डोगरा था। इससे पहले कि अनिका अपने कदम उस नर्स की ओर आगे बढ़ाती है, अचानक ही वहाँ जेनिफर आ पहुँची। जेनिफर ने अनिका को प्रोफेसर एलिस के कमरे के बाहर देखा तो कहने लगी, अरे अनिका, क्या तुम भी यहाँ प्रोफेसर एलिस से मिलने आई हो? सचमुच प्रोफेसर एलिस ने तो कमाल कर दिया। देखते ही देखते पूरे कॉलेज के हीरो बन गए। हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि इतना खड़ूस दिखने वाला प्रोफेसर दिल का इतना अच्छा हो सकता है। जब जेनिफर ये बातें कर रही थी तब अनिका बड़े ही ध्यान से नर्स की ओर देख रही थी। जेनिफर की बातों में अनिका का बिल्कुल ध्यान नहीं था, मगर अनिका ने जब जेनिफर की ओर देखा तो उसे जेनिफर के हाथों में एक प्लास्टर नजर आया। जब जेनिफर ने यह नोटिस किया कि अनिका जेनिफर के हाथों में लगे प्लास्टर को देख रही थी तब जेनिफर ने मुस्कुराते हुए अनिका से कहा, अरे प्रोफेसर की जान बचाते हुए छोटी मोटी चोट लगी है। प्रोफेसर ने अपने आप को वॉशरूम के अंदर लॉक कर दिया था और लाइब्रेरी में बहुत तेज आग लगी थी। किसी तरह आग के फैलने से पहले ही हमें प्रोफेसर को उस वॉशरूम से बाहर निकालना था। प्रोफेसर ने हमारी जान बचाने के लिए इतना कुछ किया। ये छोटी मोटी इंजरी तो प्रोफेसर की जान बचाने के बदले में कुछ भी नहीं है। वैसे अच्छा किया कि तुम वहाँ से भाग निकली। तुम्हारे जाने के बाद उस सीरियल किलर ने काफ़ी ऊट पाट मचा दिया था यूनिवर्सिटी में। क्या तुम जानती हो, एक पूरी की पूरी स्पेशल डिपार्टमेंट की फौज भी उसे पकड़ नहीं पाई। मगर अफसोस तो यह है कि बेचारे प्रोफेसर आशीष उसके गिरफ्त में आ गए। वो सीरियल किलर प्रोफेसर एलिस की जान नहीं ले पाया तो उन्होंने प्रोफेसर आशीष पर हमला कर दिया। बेचारे अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें गिन रहे हैं। मुझे तो बहुत तरस आ रहा है प्रोफेसर आशीष पर। अभी अभी तो ज्वाइन हुए थे। उन्होंने किसी का क्या ही बिगाड़ा था कि सीरियल किलर ने इतनी बेरहमी से उन्हें मारा। और अब इस नर्स की बात सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इस अस्पताल में ऐसा कोई सर्जन मौजूद नहीं है जो प्रोफेसर आशीष की जान बचा सके। काश तुम्हारी मेंटर डॉक्टर अमृता यहाँ होती। मुझे यकीन है कि डॉक्टर अमृता इस दुनिया की सबसे बेहतरीन सर्जन में से एक है। अगर वो यहाँ होती तो ज़रूर आशीष सर को बचा लेती। मगर मैं जानती हूँ कि अगर तुम चाहो तो भी दिल्ली से इतनी जल्दी डॉक्टर अमृता को यहाँ लंदन नहीं बुला सकती। और मुझे नहीं लगता कि अब हमारे प्रोफेसर आशीष के पास इतना वक्त है कि वो डॉक्टर अमृता के यहाँ आने का इंतज़ार कर सके।
अनिका अब एक बात अच्छी तरह से जानती थी कि अब वो ब्लैक बॉक्स और V16 पावर ड्रग बनाने का फार्मूला उसके पास महफूज था, इसलिए अब उसकी आइडेंटिटी छुपाना जरूरी नहीं था। लगभग अनिका के हर दुश्मन को पता था कि अनिका कहाँ थी और इसलिए अब आइडेंटिटी छुपाने का कोई मतलब भी नहीं था। अनिका अपने बाल बांधते हुए उस डॉक्टर और नर्स की ओर आगे बढ़ने लगी। तभी अनिका के पीछे पीछे चल रही जेनिफर ने अनिका से कहा, कहाँ जा रही हो तुम? क्या तुम प्रोफेसर आशीष से मिलना चाहती हो? चलो मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। अनिका ने जेनिफर की बातों को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। जैसे ही अनिका आईसीयू वार्ड के अंदर जाने की कोशिश करने लगी, उस जूनियर डॉक्टर ने अनिका को रोकते हुए कहा, एक्सक्यूज़ मी, यहाँ तुम नहीं जा सकती। अंदर एक बहुत ही क्रिटिकल पेशेंट जो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है, इस वक्त तुम्हारा अंदर जाना सही नहीं है। अनिका ने बिना उस जूनियर डॉक्टर की ओर देखे अपनी जेब से अपना आइडेंटिटी कार्ड निकाला और उस जूनियर डॉक्टर को थमा दिया। जब उस जूनियर डॉक्टर ने अनिका के थमाए हुए आइडेंटिटी कार्ड को पढ़ा तो उस पर जो नाम लिखा था वो देखकर उसके होश उड़ गए। वो फटी हुई आंखों से अपने सामने खड़ी अनिका को देखता रहा। ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ कहना चाहता था, मगर उसके शब्द उसकी ज़बान पर ही जम गए थे। अनिका बिना रुके तेजी से आईसीयू वार्ड के अंदर चली गई। जेनिफर भी इस पूरे इंसिडेंट को देखकर काफ़ी शॉक हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जो डॉक्टर अभी कुछ पहले अनिका को अंदर जाने से रोक रहा था, उसने बिना कुछ कहे अनिका को अंदर जाने कैसे दिया था। वो जानना चाहती थी कि आखिर अनिका ने कौन सा आइडेंटिटी कार्ड उस जूनियर डॉक्टर को दिखाया था जिसकी वजह से उसकी बोलती बंद हो गई थी। जैसे ही जेनिफर ने वो आइडेंटिटी कार्ड अपने हाथों में लिया, उसने देखा कि आइडेंटिटी कार्ड पर डॉक्टर अमृता लिखा हुआ था। ये पढ़ते ही जेनिफर के भी होश उड़ गए। लगातार 3 घंटों तक अनिका आशीष पर ऑपरेशन करती रही। अनिका खुद भी जानती थी कि आशीष की सर्जरी करना किसी आम सर्जन के बस की बात नहीं थी। इस कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी को पूरा करने में अनिका को लगभग 3 घंटे का वक्त लगा। ऑपरेशन पूरा करने के बाद अनिका ने आशीष की छाती पर स्टिचेस लगाना शुरू किया। ऑपरेशन लगभग पूरा हो चुका था। तब अनिका का ध्यान उसके आसपास खड़े असिस्टेंट्स पर पड़े। जो लोग ऑपरेशन में उसकी मदद कर रहे थे, वो सभी के सभी लोग फटी हुई आंखों से अनिका को देख रहे थे। उनके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो डॉक्टर अमृता के साथ किसी सर्जरी में उन्हें असिस्ट कर रहे थे। अनिका जो भी इक्विपमेंट मांगती वो कांपते हुए हाथों से उसे प्रोवाइड करते। हर एक के चेहरे पर सर्जिकल मास्क लगा हुआ था, मगर सबकी आंखों के एक्सप्रेशन से अनिका इस बात का अंदाज़ा लगा रही थी कि उन्हें डॉक्टर अमृता को देखकर काफ़ी सरप्राइजिंग फील हो रहा था। ऑपरेशन पूरा होने के बाद अनिका ने अपने चेहरे से सर्जिकल मास्क हटाया और अपने आसपास खड़े हॉस्पिटल के स्टाफ से कहा, देखो अभी किसी से कहना मत कि मैं डॉक्टर अमृता हूँ, खामखा काफ़ी कॉम्प्लिकेशन खड़े हो जाएंगे। अनिका के आसपास खड़े स्टाफ मेंबर ने सिर्फ हाँ में अपना सर हिलाया और उनमें से एक सीनियर ने बड़ी ही धीमी और रिस्पेक्टफुल आवाज़ में अनिका से पूछा, मैडम अगर आप बुरा न माने तो मैं सबके नाम एक लिस्ट में लिखकर आपको भेज दूंगा, आप उस पर दस्तखत कर दीजिएगा। क्या है कि हमारे पास ऑफिशियल प्रूफ होगा कि हमने डॉक्टर अमृता को किसी सर्जरी में असिस्ट किया है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। अनिका जानती थी कि मेडिकल फील्ड में डॉक्टर अमृता को किसी सर्जरी में असिस्ट करने का क्या मतलब होता था, इसलिए अनिका ने भी बड़े ही रिस्पेक्ट से हाँ में अपना सर हिला दिया और आशीष का केस उन सबके हवाले करके ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकल गई। जब अनिका अपने सर्जिकल ग्लव्स उतारते हुए ऑपरेशन थिएटर के बाहर निकली तो उसने देखा कि स्टैव यूनिवर्सिटी के काफ़ी लोग ऑपरेशन थिएटर के बाहर इकट्ठा हो चुके थे। सभी लोग फटी हुई आंखों से अनिका की ओर देख रहे थे। अनिका जानती थी कि अब एक के बाद एक इन सारे लोगों के सवालों का जवाब देना उसके लिए सरदर्द बन सकता था। अनिका पिछले कई घंटों से जाग रही थी और उसके शरीर को अब सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ की ज़रूरत थी तो वो थी नींद। मगर अनिका की नींद उड़ाने के लिए कई सारे लोग ऑपरेशन थिएटर के बाहर इकट्ठा हुए थे। उनमें से स्टैव यूनिवर्सिटी के एक सीनियर एडमिनिस्ट्रेशन ने आगे आते हुए अनिका से पूछा, क्या डॉक्टर अमृता? हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। उस सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर ने अपनी बात बीच में ही रोकते हुए अनिका के पीछे देखकर मन ही मन कुछ सोचना शुरू कर दिया। अनिका ये सोच कर परेशान हो रही थी कि अगर सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर ने उससे ये पूछ लिया कि क्या वही डॉक्टर अमृता थी तो वो उसे क्या जवाब देगी। अनिका जानती थी कि अब उसकी आइडेंटिटी छुपाने का कोई मतलब नहीं था। अनिका को अब किसी का डर नहीं था। अनिका के जितने भी दुश्मन थे वो अब तक इतना जान चुके थे कि अनिका स्टैव यूनिवर्सिटी में प्रीति नाम की एक स्टूडेंट बनकर आई थी
और अब अगर डॉक्टर अमृता वाली बात भी लोगों को पता चल जाए, उससे अब अनिका की ज़िंदगी में कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ने वाला था। मगर अनिका जानती थी कि अगर यहाँ लोगों को ये पता चल जाए कि अनिका ही दरअसल डॉक्टर अमृता थी, तो काफ़ी लोग उससे मिलकर उसे तरह तरह के सवाल पूछकर उसका वक्त बर्बाद करने पहुँच जाएंगे, और इस वक्त को किसी भी हालत में अपना वक्त बर्बाद करने के लिए सक्षम नहीं थी। अनिका जान चुकी थी कि शक्तिशाली गेंडा और बाकी दुश्मन भी ये जान चुके थे कि V16 पावर ड्रग बनाने का फार्मूला अनिका के पास मौजूद था, और वो लोग किसी भी वक्त वो फार्मूला उससे चुराने के लिए उसके ऊपर फिर से हमला कर सकते थे। उस एडमिनिस्ट्रेटर ने कुछ देर अनिका के पीछे देखने के बाद अनिका की ओर देखकर पूछा, क्या डॉक्टर अमृता अभी अभी ऑपरेशन थिएटर में खुद ऑपरेशन करने आई थी? अनिका ने अपने सर्जिकल ग्लव्स निकाल कर अपने साथ खड़ी नर्स के हाथ में थमाते हुए उस सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर से कहा, जी मैं तो उन्हें असिस्ट करने के लिए अंदर गई थी। मुझे लगता है कि ऑपरेशन पूरा करने के बाद वो पीछे के दरवाजे से निकल गई हैं। अनिका की बात सुनकर उसके साथ खड़ी नर्स भी समझ गई थी कि शायद अनिका किसी को बताना नहीं चाहती थी कि वही डॉक्टर अमृता थी, इसलिए डॉक्टर अमृता की आइडेंटिटी सीक्रेट रखने के लिए अनिका के आसपास खड़े मेडिकल स्टाफ ने भी अनिका की हकीकत के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। अनिका लोगों की भीड़ के बीच से रास्ता निकालते हुए जब बाहर निकली, तब उसने देखा कि भीड़ के ठीक पीछे फटी हुई आंखों से जेनिफर उसे ही देखे जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि जेनिफर पिछले 3-4 घंटे से उसी जगह पर खड़ी थी। उसके चेहरे को देखकर ये महसूस हो रहा था कि आज जेनिफर को अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा झटका महसूस हुआ था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस लड़की को वो दिल्ली यूनिवर्सिटी की भोली भाली और सीधी सादी लड़की समझ रही थी, वो दरअसल इस दुनिया की सबसे बड़ी न्यूरोसर्जन थी। जब अनिका जेनिफर के पास से गुजरी, तब जेनिफर ने अचानक ही उसका रास्ता रोकते हुए कहा, अनिका, सॉरी मेरा मतलब है प्रीति, सॉरी मेरा मतलब है डॉक्टर अमृता, मैं क्या कहूँ तुम्हें, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अनिका समझ सकती थी कि जब जेनिफर को इतनी बड़ी बात का खुलासा हुआ था, तो उसके लिए ये सब कुछ इतनी आसानी से हजम कर पाना बेहद मुश्किल था। मगर इस वक्त अनिका के पास जेनिफर को सब कुछ समझाने का टाइम नहीं था। जेनिफर ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए अनिका से कहा, बस मेरी एक रिक्वेस्ट है, क्या तुम मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन में अपनी स्टूडेंट बना सकती हो? आई वांट कि तुम मेरी मेंटर बनो। अनिका ने इस बात का बड़ी ही कैजुअली जवाब देते हुए कहा, अगर मैं नेक्स्ट ईयर किसी पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट को अपने अंडर लेने का फैसला करती हूँ, तो तुम्हारे नाम के बारे में ज़रूर सोचूंगी। जेनिफर के लिए अनिका का ये आश्वासन ही काफ़ी था। अनिका की बात सुनते ही जेनिफर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो बस अपनी नज़रें झुकाकर अनिका को थैंक यू कहती रही। तभी अनिका की नज़र सामने से आ रहे प्रोफेसर एलिस पर पड़ी। प्रोफेसर एलिस के कपड़े आधे जले हुए थे। वो लंगड़ाते हुए अनिका के पास आकर कहने लगा, वो डॉक्टर अमृता यहाँ आई है ना? मुझे पता है कि वो इस वक्त हॉस्पिटल में मौजूद है। तुमने तो उसे पहले भी देखा होगा, क्यों देखा है ना? प्रोफेसर एलिस की इस बात पर अनिका ने बस हाँ में अपना सर हिला दिया। इसके बाद प्रोफेसर एलिस ऑपरेशन थिएटर के बाहर लगी भीड़ की ओर देखकर अनिका से कहने लगे, आज मैं अपने सारे सवालों का जवाब उस डॉक्टर अमृता से लेकर रहूँगा। आखिर पता तो चले वो मेरी ही दुश्मन क्यों बनी फिर रही हैं। मैं जानता हूँ कि मुझे सामने देखकर उसकी बोलती बंद हो जाएगी। ये कहने के बाद प्रोफेसर एलिस उस भीड़ का हिस्सा बन गए जो लोग ऑपरेशन थिएटर के अंदर से अभी अभी डॉक्टर अमृता के बाहर निकलने का इंतजार कर रहे थे। प्रोफेसर एलिस के जाने के बाद जेनिफर ने दबी हुई आवाज़ में अनिका से कहा, बेचारे प्रोफेसर, आज तो मुझे सचमुच उन पर बहुत दया आ रही है। बेचारे जानते ही नहीं कि जिस लड़की को महज एक मामूली स्टूडेंट समझ रहे हैं, वो उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कॉम्पिटिटर है। अरे मैं जानती हूँ कि तुम उन्हें इस तरह से नहीं देखती, मगर न जाने क्यों मैंने तो सालों से प्रोफेसर एलिस को डॉक्टर अमृता यानी कि तुम्हारे बारे में हमेशा बुरा बुरा बोलते ही सुना है। अब तुम दोनों की दुश्मनी की वजह तो सिर्फ तुम दोनों ही जानते हो। अचानक ही अनिका को लगने लगा था जैसे जेनिफर को उससे बात करने में हिचकिचाहट महसूस होने लगी थी। डॉक्टर अमृता के नाम का प्रभाव तो खुद अनिका भी नहीं जानती थी, मगर जेनिफर अच्छी तरह से जानती थी कि उसके सामने इस वक्त जो लड़की खड़ी थी वो न्यूरोसर्जरी की दुनिया में एक जादुई नाम से कम नहीं थी। जेनिफर की बातों को इग्नोर करने के बाद अनिका सीधे ही हॉस्पिटल से बाहर निकल गई। हॉस्पिटल के मेन गेट के बाहर स्पेशल डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स एक कतार बनाकर खड़े हुए थे और उनके ठीक सामने खड़ी भूमिका उन्हें इंस्ट्रक्शन दे रही थी। भूमिका अपने ऑफिसरों से कह रही थी, देखो हम लोगों को काफ़ी सतर्क रहना होगा। वो दुश्मन किसी भी वक्त वापस हमला कर सकते हैं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि अभी तक उसका मकसद पूरा नहीं हुआ
और हम सबको एक बात का पता चल चुका है कि दुश्मन कितना खतरनाक और ताकतवर है। हमारी इतनी तैयारियों के बावजूद अगर वो इतनी आसानी से हमारे हाथ से निकल सकता है तो ज़रा सोचो कि अगर वो अपने साथियों के साथ पूरी तैयारी करके हमला करता है तो कितना खतरनाक हो सकता है। मगर इस बार हम उसे छोड़ेंगे नहीं। हम अपनी जान की बाजी लगाकर उसे ज़रूर अरेस्ट करेंगे और कानून में लिखी कड़ी से कड़ी सज़ा उसे दिलवाएंगे। भूमिका की मोटिवेशनल बातें सुनकर भूमिका के सारे ऑफिसर्स भी काफ़ी चार्ज्ड अप नज़र आ रहे थे। सबकी नज़रों में शक्तिशाली गेंडे के भागने की जिल्लत साफ नज़र आ रही थी। शक्तिशाली गेंडे ने सबकी नाक के नीचे से फरार होकर सबको शर्मिंदा कर दिया था। ऑफिसरों की एक बड़ी सी फौज हथियारों के साथ मिलकर भी उसे पकड़ नहीं पाई थी। मगर इस बार सारे के सारे ऑफिसर ने यह तय कर लिया था कि अगर इस बार शक्तिशाली गेंडा हमला करता है तो उसे किसी भी हालत में पकड़ के रहेंगे, जिंदा या मुर्दा। अपने ऑफिसरों से बात करने के बाद भूमिका ने अनिका का हाथ पकड़ा और उसे एक कोने में ले जाकर कहा, देखो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि वो लोग कुछ ढूंढ रहे हैं और वो लोग जिस चीज़ को ढूंढ रहे हैं वो उनके हाथ नहीं लगी है। और मैं ये भी अच्छी तरह से जानती हूँ कि वो लोग जिस चीज़ को ढूंढ रहे हैं वो इस वक्त तुम्हारे पास है। भूमिका की बात सुनकर अनिका काफ़ी हैरान रह गई। अनिका अभी भी V16 पावर ड्रग के बारे में किसी को कुछ नहीं बताना चाहती थी, मगर अब भूमिका को इस बारे में पता था। ये सुनकर अनिका काफ़ी परेशान नजर आने लगी। अनिका की परेशानी देखकर भूमिका ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, देखो घबराओ मत, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगी। मैं नहीं जानना चाहती कि तुम्हारे पास इस वक्त जो चीज़ मौजूद है वो क्या है। मैं इस चीज़ के बारे में ऑफिशियल रिकॉर्ड भी तैयार नहीं करूँगी, मगर तुम इतना ज़रूर जान लो कि जो चीज़ तुम्हारे पास है उसे तुम अकेले हिफाजत से नहीं रख सकती। जो लोग उस चीज़ के पीछे हैं वो लोग इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं लग रहे। वो फिर से उस चीज़ को पाने के लिए तुम पर हमला करेंगे और इस बार शायद हमला सबसे पहले तुम पर हो सकता है और हमला पहले से खतरनाक और ताकतवर हो सकता है। तुम बिल्कुल घबराना मत, मैं तुम्हारी सिक्योरिटी का पूरा बंदोबस्त कर दूंगी। भूमिका की सारी बातें सुनने के बाद अनिका ने कहीं ना कहीं राहत की सांस ली। भूमिका ने उसे आश्वासन दिया था कि वो अनिका की रिपोर्ट नहीं करेगी कि उसके पास कोई ऐसी चीज़ थी जिसकी वजह से शक्तिशाली गेंडे ने यूनिवर्सिटी पर हमला किया था। अनिका ने मन ही मन कुछ सोचने के बाद यहाँ वहाँ देख कर ये तसल्ली कर ली कि कोई उन्हें देख नहीं रहा था। फिर भूमिका का हाथ पकड़कर अनिका बिल्डिंग के पीछे कोने में चली गई। भूमिका को अपने से कुछ दूर रखने के बाद अनिका ने अपनी छोटी सी बैग से वो ब्लैक बॉक्स निकाला और अपने पास ही एक छोटी सी दीवार पर रख दिया। अनिका ने बड़े ही ध्यान से उस ब्लैक बॉक्स को अनलॉक किया। अनिका ने सोचा शायद ब्लैक बॉक्स के अंदर ज़रूर कोई ऐसी चीज़ होगी जो शायद V16 पावर ड्रग तक पहुंचने का अगला कदम बताए, या ये भी हो सकता था कि उस ब्लैक बॉक्स के अंदर V16 पावर ड्रग बनाने का फार्मूला मिल जाए। मगर जब अनिका ने वो ब्लैक बॉक्स खोला तो ये देखकर हैरान हो गई कि उस ब्लैक बॉक्स के अंदर दो छोटी छोटी शीशियाँ थी। शीशियों के अंदर एक दूध सा सफ़ेद लिक्विड नज़र आ रहा था। अनिका उन दोनों शीशियों को देखकर समझ गई कि ब्लैक बॉक्स के अंदर जो चीज़ मौजूद थी वो न तो V16 पावर ड्रग बनाने का फार्मूला थी और न ही V16 पावर ड्रग तक पहुंचने का कोई ज़रिया, बल्कि बॉक्स के अंदर जो चीज़ थी वो V16 पावर ड्रग। उन दोनों शीशियों को देखते ही अनिका ने वो बॉक्स फिर से बंद कर दिया और बड़े ही ध्यान से उस बॉक्स को पैक करके अपने छोटे से बैग के अंदर रख दिया। अनिका की सांसें तेज़ होने लगी थी। अनिका के पास इस वक्त जो चीज़ मौजूद थी वो वही चीज़ थी जिसे इस वक्त दुनिया की सबसे खतरनाक ताकतें ढूंढ रही थी। अनिका के पास जो दो शीशियाँ मौजूद थी उनके अंदर वो ड्रग मौजूद था जो किसी इंसान को दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान बना सकता था। मगर अनिका ये भी जानती थी कि अगर उसे अलेक्जेंडर को बचाना था तो सीधे वो इस शीशी से लिक्विड निकाल कर उस लिक्विड को अलेक्जेंडर के शरीर में इंजेक्ट नहीं कर सकती थी। इस लिक्विड में अभी भी काफ़ी इम्प्योरिटी मौजूद थी और प्योरीफिकेशन प्रोसेस के बाद ही इस ड्रग को इस्तेमाल किया जा सकता था। मगर अनिका इस खतरनाक ड्रग के प्योरीफिकेशन के बारे में कुछ नहीं जानती थी। अनिका को उस ब्लैक बॉक्स के अंदर एक छोटी सी चिट्ठी भी मिली थी। जब अनिका ने उस चिट्ठी को खोला तो चिट्ठी के अंदर प्योरीफिकेशन की सारी मेथड बताई गई थी। अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि इनमें से ज़्यादातर चीज़ें शिकागो यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में बड़ी ही आसानी से मिल सकती थी। अनिका जल्द से जल्द उस लिक्विड को प्योरीफाई करने के बाद अलेक्जेंडर तक पहुंचकर उसके शरीर में V16 पावर ड्रग बनाने का इंजेक्शन देकर अपने बेटे की जान बचाना चाहती थी। मगर उससे पहले अनिका को कई घंटों का प्योरीफिकेशन प्रोसेस पूरा करना होगा। भूमिका आने जाने वाले लोगों पर नज़र बनाए हुए थी। भूमिका अच्छी तरह से जानती थी कि अनिका जिस चीज़ को चेक कर रही थी वो कोई ऐसी सीक्रेट चीज़ थी जिसके पीछे दुनिया की सबसे खतरनाक ऑर्गेनाइजेशंस पड़ी हुई थी।
भूमिका जानती थी कि अनिका अगर उसे उस चीज़ के बारे में सब कुछ खुलकर नहीं बता रही थी तो उसके पीछे ज़रूर कोई कारण था। प्योरीफिकेशन प्रोसेस वाली चिट्ठी और V16 पाउडर की दोनों शीशियों को महफूज रखने के बाद अनिका ने भूमिका की ओर देखकर पूछा, क्या इस वक्त मेरा यूनिवर्सिटी लैबोरेटरी में जाना ठीक रहेगा? क्या तुम्हें लगता है कि वहाँ से खतरा टल चुका होगा? अभी अनिका ने भूमिका को यह सवाल पूछा ही था कि अचानक ही लंदन के एक बड़े से टावर की घड़ी से बैल बजने की आवाज़ सुनाई देने लगी। चर्च के घंटे जैसे वो बैल ठीक 8 बार बजी। अनिका और भूमिका दोनों ही ये सुनकर हैरान हो गए। लंदन में ऐसा तभी होता था जब यदि कोई राजघराने का मेंबर या फिर कोई बेहद नामचीन व्यक्ति जिसने समाज को बहुत कुछ दिया हो उसकी मौत हो जाए। अनिका और भूमिका दोनों ही ये सोचकर हैरान हो रहे थे कि आखिर किसकी मौत हुई थी जिसकी वजह से अचानक सरकार ने शोक का संदेश भेजा था। अनिका ने वो ब्लैक बॉक्स अपनी एक छोटी सी बैग में डालकर अपनी कमर से उस बैग को बांध लिया। अनिका और भूमिका दोनों ही जब बिल्डिंग के पीछे वाले हिस्से से बाहर आए तो उन्होंने कुछ ऑफिसरों को बात करते हुए सुना। एक पुलिस ऑफिसर अपने साथी ऑफिसर से कह रही थी कि अरे ये तो बहुत बुरा हुआ, देखो मुझे अभी भी मोबाइल पर मैसेज मिला है कि मशहूर म्यूजिशियन लव अब इस दुनिया में नहीं रही। अपने मोबाइल में कुछ देखते हुए उस साथी ऑफिसर ने अपनी फ्रेंड से कहा, अरे हाँ मुझे भी ये मैसेज आया है। ओह माय गॉड, ऐसा कैसे हो सकता है? लव तो अभी सिर्फ 30 साल की थी। ओह माय गॉड, मुझे उसका म्यूज़िक बेहद पसंद था। मैंने आज तक किसी के म्यूज़िक में इतनी रूहानी ताकत नहीं देखी। उसका म्यूज़िक सुनते ही ऐसा लगता था जैसे कोई मुझे जन्नत की ओर ले जा रहा है। भूमिका और अनिका ने यह नोटिस किया कि देखते ही देखते सारे लोग अपने मोबाइल में देखकर काफ़ी मायूस हो गए थे। हॉस्पिटल के बाहर खड़े कुछ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जोर जोर से सिसकियां लेकर रोने लगे थे। लव जो कि संगीत की दुनिया की बेताज मल्लिका थी, उसे लोग काफ़ी पसंद करते थे, खासकर यंग जनरेशन। पिछले कुछ सालों में लव ने इतने सारे म्यूजिक एल्बम्स दिए थे जो दुनिया भर में बेहद मशहूर हुए थे। लव का संगीत बाकी म्यूजिक कंपोजर से काफ़ी अलग था। ये माना जाता था कि लव अपने म्यूजिक की प्रेरणा प्रकृति से लेती थी, चाहे वो झरने के बहने की आवाज़ हो या फिर पंछियों का चहकना। यह कहा जाता था कि लव हर प्रकृति की आवाज़ को अपने संगीत में डालकर ठीक उसी आवाज़ की धुन बनाकर पेश करती थी। कई लोग लव की संगीत की देवी का एक रूप मानते थे। संगीत सीखने वाले कई स्टूडेंट लव को अपनी देवी ही मानते थे, मगर अचानक आई इस बुरी खबर ने सबको हैरान कर दिया था। लव की उम्र ज़्यादा नहीं थी, वो महज 30 साल की थी, मगर पिछले कुछ सालों में लव ने संगीत की दुनिया में वो कामयाबी हासिल की थी जो इतिहास में कभी किसी ने नहीं पाई थी। हर साल हर कैटेगरी में लव का ही संगीत हर जगह अवार्ड फंक्शन के लिए नॉमिनेट किया जाता था और हर साल बेस्ट कंपोजर और बेस्ट सिंगर का अवार्ड लव को ही दिया जाता था। यहाँ तक कि 2 साल पहले लव ने हर अवार्ड को लेने से मना कर दिया था। वो चाहती थी कि वो अवार्ड दूसरे म्यूजिक कंपोजर को प्रोत्साहन देने के लिए उन्हें दिया जाए। हालांकि बाकी सारे स्टार्स की तरह लव कभी भी भीड़ भाड़ में रहना पसंद नहीं करती थी और न ही उसे लाइमलाइट ज़्यादा अच्छी लगती थी। यह कहा जाता था कि लव बस एक बंद कमरे में बैठकर सारा दिन म्यूजिक ट्यून बनाती रहती थी। उसके बारे में जो लोग जानते थे वे लोग ये कहते थे कि संगीत लव की दुनिया थी और हर पल संगीत की दुनिया में ही रहना पसंद करती थी। हालांकि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से अनिका काफ़ी दूर ही रहती थी, मगर लव के बारे में खुद अनिका ने भी काफ़ी कुछ सुन रखा था। भूमिका खुद भी लव की बहुत बड़ी फ़ैन थी। लव की मौत की खबर सुनकर भूमिका को भी बहुत अफसोस हुआ था, मगर इस वक्त उनके पास लव के लिए आंसू बहाने का वक्त नहीं था। अनिका किसी भी तरह से जल्द V16 पाउडर को प्योरीफाई करके अलेक्जेंडर को इंजेक्ट करना चाहती थी। वो जल्द से जल्द कॉलेज की लेबोरेटरी पहुंचकर अपना प्रोसेस शुरू करना चाहती थी। इसलिए अनिका ने भूमिका के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, देखो मुझे इस वक्त यूनिवर्सिटी की लेबोरेटरी में जाना है। मुझे प्रोफेसर मनोज की लेबोरेटरी में जाना है, वहाँ मुझे कुछ बेहद ज़रूरी काम है। भूमिका भी अब तक अच्छी तरह से जान चुकी थी कि अनिका को जो ज़रूरी काम था वो उसी ब्लैक बॉक्स से रिलेटेड था जो अनिका ने अपनी बैग में छुपा कर रखा था। अनिका ने भूमिका से पूछा, क्या इस वक्त यूनिवर्सिटी में जाना सेफ रहेगा? भूमिका जानती थी कि शक्तिशाली गेंडा यूनिवर्सिटी से जा चुका था। वो ये भी जानती थी कि शक्तिशाली गेंडा कभी भी वापस अटैक कर सकता था, मगर इस वक्त वो यूनिवर्सिटी में मौजूद नहीं था। यह बात भूमिका और उसके डिपार्टमेंट को अच्छी तरह से पता थी। दरअसल शक्तिशाली गेंडा एक स्टूडेंट के भेष में नकली आईडी लेकर यूनिवर्सिटी में पिछले कई दिनों से रह रहा था। सुबह जब स्पेशल डिपार्टमेंट के लोगों ने छानबीन की तब उन्हें पता चला कि एक आईडी पिछले कई दिनों से कैंपस में एक्टिव थी।
मगर उस आईडी पर जो नाम लिखा था उस स्टूडेंट को मरे हुए काफ़ी साल बीत चुके थे। एक मरे हुए स्टूडेंट की आईडी को यूज़ करते हुए शक्तिशाली गेंडे ने यूनिवर्सिटी में इतने दिन गुजारे थे, मगर अब स्पेशल डिपार्टमेंट ने सारे पुराने आईडी को इनएक्टिव कर दिया था। वो जानते थे कि अब शक्तिशाली गेंडे का यूनिवर्सिटी में आसानी से आना बेहद मुश्किल हो गया था। भूमिका जानती थी कि इस वक्त प्रोफेसर मनोज की लेबोरेटरी बिल्कुल सेफ थी, इसलिए भूमिका ने अनिका से कहा, ठीक है, मैं ज़रूरी परमिशन निकलवा देती हूँ, तुम जा सकती हो, मगर याद रखना कि हमेशा तुम्हारे साथ मेरी सिक्योरिटी वाले रहेंगे। अनिका, ये याद रखना कि खतरा अभी टला नहीं है, खतरा बढ़ सकता है। शक्तिशाली गेंडा यहाँ से भाग गया है, मगर इतना याद रखना कि वो हमारा पीछा इतनी जल्दी नहीं छोड़ेगा। तुम्हारे पास जो भी चीज़ है इस वक्त मौजूद है, वो या तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है या तो बेहद खतरनाक, और इसलिए वो चीज़ पाने के लिए वो दोबारा हमला ज़रूर करेगा। हालांकि ये बात अनिका भी अच्छी तरह से जानती थी। अनिका ने भूमिका की पूरी बात सुनकर हाँ में अपना सर हिला दिया और यूनिवर्सिटी कैंपस की ओर आगे बढ़ने लगी। तभी अचानक अनिका के मोबाइल पर क्रिस्टोफर का कॉल आया। अनिका ने जैसे ही कॉल कनेक्ट किया, क्रिस्टोफर की गहरी आवाज़ अनिका के कानों पर पड़ी। क्रिस्टोफर ने कहा, अब तक तुमने ये तो सुना ही होगा कि द ग्रेट म्यूजिशियन लव की मौत हो चुकी है। क्रिस्टोफर की ये बात सुनकर अनिका को थोड़ा ताज्जुब हुआ। क्रिस्टोफर अनिका का कोई दोस्त नहीं था जो इस तरह की बातें उससे शेयर किया करता था। अनिका को इस वक्त बेहद जल्दी थी लेबोरेटरी में पहुंचकर अपना प्योरीफिकेशन प्रोसेस शुरू करने की। उसके पास गंवाने के लिए ज़्यादा वक्त नहीं था। अनिका ने क्रिस्टोफर से सख्त आवाज़ में कहा, अगर कुछ काम है तो कहो, वरना मैं फ़ोन डिस्कनेक्ट करती हूँ। क्रिस्टोफर ने अनिका को रोकते हुए कहा, अरे अरे, काम के लिए ही तो फ़ोन किया है, मैं मेरे दोस्त आशीष की तरह ही तुम्हारे प्यार में पागल नहीं हूँ। अनिका ने गहरी सांस छोड़ते हुए क्रिस्टोफर से कहा, जो कहना चाहते हो जल्दी जल्दी कहो। क्रिस्टोफर ने भी अब ज़्यादा वक्त न गंवाते हुए अनिका से कहा, तुमने अभी ये तो सुना ही होगा कि द ग्रेट म्यूजिक कंपोज़र लव की मौत हो चुकी है। बेचारी केवल 30 साल की थी। क्या तुमने कभी जानने की कोशिश की कि इतनी कम उम्र की इतनी टैलेंटेड म्यूजिक कंपोज़र इतनी जल्दी इस दुनिया को छोड़कर क्यों गई? क्या तुम जानती भी हो कि लव कौन थी? क्रिस्टोफर की बातें सुनने के बाद अनिका एक गहरी सोच में डूब गई। उसके बाद अचानक ही अनिका के चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मन ही मन अनिका को कोई ऐसी बात पता चली थी जिसके पता चलते ही उसके होश उड़ गए थे। अनिका ने अटकती हुई आवाज़ में क्रिस्टोफर से पूछा, क्या लव ही द लिसनर थी? द लिसनर वो थी जो उन 5 बच्चों में शामिल थी जो बचपन में ह्यूमन एक्सपेरिमेंट होने के बावजूद अब तक किसी तरह जिंदा थी। V16 पाउडर का डोज लेने के बाद जो 5 लोग अब इस दुनिया में जिंदा थे, उन्हीं में से एक थी द लिसनर, यानी कि द ग्रेट म्यूजिक कंपोजर लव। अनिका को धीरे धीरे सारी बातें समझ में आने लगी थी। लोग कहते थे कि लव के अंदर म्यूजिक बनाने की एक सुपरनेचुरल शक्ति थी। आज अनिका को पता चला कि वो शक्ति कहाँ से लव को मिली थी। द लिसनर के दिमाग में पाउडर ने वो शक्ति दी थी जिससे उसे कोई भी चीज़ काफ़ी दूर से भी अच्छी तरह से सुनाई दे सकती थी। वो साउंड जो ह्यूमन कानों के लिए सुनना इम्पॉसिबल होते थे, उन सारे साउंड्स को द लिसनर बड़ी ही अच्छी तरह से सुन सकती थी। कम से कम डेसिबल की साउंड या ज़्यादा से ज़्यादा डेसिबल की साउंड द लिसनर यानी कि द ग्रेट म्यूजिक कंपोजर लव बड़े ही आराम से सुन सकती थी। उसने अपनी इस क्वालिटी को संगीत के जरिए इस्तेमाल करके संगीत को एक अलग लेवल तक पहुंचा दिया था। क्रिस्टोफर और शक्तिशाली गेंडे की तरह अपनी ताकत को अपनी कमजोरी न बनाकर द लिसनर यानी कि लव ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके संगीत की दुनिया की उन ऊंचाइयों को छुआ जहां आज से पहले कोई कभी नहीं पहुंच सका था। लव के बारे में सब कुछ सुनने के बाद अनिका को एक बात का एहसास हो चुका था कि ये जरूरी नहीं था कि जो भी V16 पाउडर के ह्यूमन एक्सपेरिमेंट का शिकार हुए थे वे सारे के सारे खतरनाक सुपर ह्यूमन बन चुके थे। उन 5 लोगों में से एक लव भी थी जिसने अपनी शक्ति का सदुपयोग करके इस दुनिया को संगीत की वो भेंट दी थी जो आज से पहले कोई नहीं दे पाया था। अनिका को मन ही मन लव पर बहुत तरस आ रहा था। जब क्रिस्टोफर को पता चला कि अनिका सारी बातें समझ चुकी थी, तब क्रिस्टोफर ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए उससे कहा, तो अब तक तो तुम इतना जान चुकी होगी कि हमारी प्यारी दोस्त यानी कि द लिसनर जो उन 5 बच्चों में शामिल थी जो आज तक किसी तरह ह्यूमन एक्सपेरिमेंट के बावजूद अपने आप को इस ड्रग का शिकार बनने से रोके हुए थी, वो आज इतने सालों बाद ये जंग हार चुकी है। मुझे अपने दोस्त की मौत पर बेहद अफसोस है, मगर इस वक्त मुझे उसकी मौत के अफसोस से ज़्यादा इस बात की चिंता है कि कहीं कल मेरे साथ भी वो ना हो जो आज उसके साथ हुआ। अब तक तुम्हें इस बात का अंदाज़ा तो लग चुका होगा कि V16 पाउडर का डोज पहले की डोज की तरह स्टेबल नहीं है। जिन जिन लोगों ने पहला डोज ले रखा है उन सब के सर पर इस वक्त मौत की तलवार लटक रही है। इसलिए जल्द से जल्द तुम्हें V16 पाउडर को ढूंढना होगा।
ये तुम्हारे बेटे की ज़िंदगी के लिए और मेरी ज़िंदगी के लिए बेहद अहम है। अनिका जानती थी कि उसके पास इस वक्त ब्लैक बॉक्स के अंदर वो V16 पावर ड्रग के डोज मौजूद थे, मगर अनिका ये बात भी अच्छी तरह से जानती थी कि एक डोज अलेक्जेंडर को देने के बाद जो एक डोज बचने वाला था वो डोज वो आशीष की जान बचाने के लिए इस्तेमाल करने वाली थी। क्रिस्टोफर की मदद करने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था। फ़ोन पर क्रिस्टोफर बार बार अनिका से सिर्फ एक ही बात कह रहा था कि अगर उसे अलेक्जेंडर की जान बचानी है तो उसे जल्द से जल्द V16 पाउडर का फार्मूला ढूंढना होगा। क्रिस्टोफर की ये बातें सुनकर अनिका को एक बात का यकीन हो गया था कि क्रिस्टोफर और शक्तिशाली गैंडे के बीच में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था। वो लोग आपस में बातें नहीं करते थे। क्रिस्टोफर तक अब तक ये बात नहीं पहुंची थी कि वो ब्लैक बॉक्स जिसमें V16 पाउडर ड्रग मौजूद था वो अनिका के कब्जे में था। क्रिस्टोफर का फ़ोन डिस्कनेक्ट करने के बाद अनिका सीधे यूनिवर्सिटी के लेबोरेटरी बिल्डिंग की ओर आगे बढ़ने लगी। अनिका जल्द से जल्द प्योरीफिकेशन प्रोसेस शुरू करना चाहती थी, मगर उसके लिए अनिका को प्रोफेसर मनोज यानी कि अनिकरण फार्मेसी के पुराने मैनेजर मनोज की मदद से उनकी लेबोरेटरी में काम शुरू करना था। अनिका समझ नहीं पा रही थी कि वो अपने पुराने मैनेजर मनोज को किस तरह फेस करे। जब अनिका लेबोरेटरी बिल्डिंग में दाखिल हुई तब अचानक काउंसलर मैडम ने अनिका को पीछे से आवाज़ लगाते हुए कहा, अरे प्रीति, जरा रुक जाओ। काउंसलर मैडम ने अनिका के पास आने के बाद कहा, मैं जानती हूँ कि प्रोफेसर एलिस की एक्सपेरिमेंट फेल हो चुकी है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम हमारे प्रोफेसर मनोज के साथ जुड़ जाओ। उनके एक्सपेरिमेंट को इन्वेस्टमेंट मिल गई है, बहुत जल्द उनका प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है। चलो मैं तुम्हारा उनके साथ इंट्रोडक्शन करवाती हूँ। ये कहने के बाद काउंसलर मैडम ने अनिका का हाथ पकड़ा और उसे सीधे प्रोफेसर मनोज की लेबोरेटरी के अंदर ले गई। जब काउंसलर मैडम अनिका के साथ उनकी लेबोरेटरी के अंदर दाखिल हुई तब प्रोफेसर मनोज अपने हाथों में पकड़ी हुई एक फ़ाइल पढ़ रहे थे। तभी काउंसलर मैडम ने उन्हें आवाज़ लगाते हुए कहा, प्रोफेसर मनोज, मैं चाहती हूँ कि आप हमारी होनहार स्टूडेंट प्रीति से मिलें। प्रोफेसर मनोज की आंखें पूरी तरह से अपनी फाइल पर गड़ी हुई थी। जहां अनिका और काउंसलर मैडम खड़े थे उस तरफ प्रोफेसर मनोज की पीठ थी और वो खिड़की की ओर देखकर अपनी फाइल में कुछ पढ़ रहे थे। जब काउंसलर मैडम ने प्रीति का इंट्रोडक्शन दिया तब प्रोफेसर मनोज को ऐसा ज़रूर लग रहा था कि ये नाम उन्होंने पहले भी कभी सुना था, मगर पिछले कुछ दिनों में जब से एनटीटी कंपनी ने प्रोफेसर मनोज को अपने प्रोजेक्ट के लिए स्पॉन्सर किया था तब से लेकर अब तक यूनिवर्सिटी के कई सारे स्टूडेंट एक के बाद एक प्रोफेसर मनोज के पास आकर उन्हें इंटरव्यू दे रहे थे। अब कैंपस का हर बच्चा प्रोफेसर मनोज के साथ काम करना चाहता था, क्योंकि ये बात अभी लोगों में फैल गई थी कि एनटीटी कंपनी ने बहुत बड़ी रकम प्रोफेसर मनोज के प्रोजेक्ट के लिए देने का फैसला किया था। और अगर इतनी बड़ी कंपनी इतनी बड़ी रकम किसी प्रोफेसर के प्रोजेक्ट में लगा रही थी, इसका मतलब साफ था कि प्रोफेसर मनोज का प्रोजेक्ट बहुत बड़ा था। अब यूनिवर्सिटी का हर बच्चा प्रोफेसर मनोज के साथ मिलकर प्रोफेसर मनोज के प्रोजेक्ट पर काम करना चाहता था, मगर प्रोफेसर मनोज बस जल्द से जल्द अपना प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते थे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी के कई कीमती साल स्वाति मल्होत्रा की सर्विस में गुजार दिए थे, मगर अब उनकी बची हुई ज़िंदगी में वो अपने हर ख्वाब को पूरा करना चाहते थे। वो सारे एक्सपेरिमेंट्स, वो सारे प्रोजेक्ट्स जो उन्होंने इतने सालों से सोच रखे थे, उन सब को वो एक एक करके पूरा करना चाहते थे, और ये प्रोजेक्ट उनकी मंजिल की ओर बढ़ने वाली उनकी पहली सीढ़ी थी। प्रोफेसर मनोज ने बिना अनिका की ओर देखे सिर्फ अपने हाथ का इशारा करते हुए अनिका से कहा, ठीक है, एक काम करो, अपना बायोडाटा यहीं टेबल पर रख दो, मैं बाद में पढ़ लूँगा। उसके बाद जब शॉर्टलिस्ट किए गए स्टूडेंट्स के साथ फाइनल इंटरव्यू होगा तब तुम्हें बुला लूँगा। प्रोफेसर मनोज का इतना एरोगेंस अनिका ने पहले कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा था। ये कहा जाता था कि पैसा आने के बाद लोग अपना स्वभाव पूरी तरह से बदल देते हैं, उनमें एटीट्यूड और अकड़ आ जाती थी, मगर आज अनिका ने खुद अपनी आंखों से देख लिया था कि किस तरह एक सीधे साधे मैनेजर मनोज में एनटीटी से इन्वेस्टमेंट मिलने के बाद कितनी ज़्यादा अकड़ आ गई थी। प्रोफेसर मनोज के स्वभाव में जो बदलाव आया था उस बदलाव को काउंसलर मैडम भी अच्छी तरह से जानती थी। पिछले कुछ दिनों में काउंसलर मैडम ने भी मनोज के स्वभाव में काफ़ी फ़र्क नोटिस किया था, मगर वो अच्छी तरह से जानती थी कि एनटीटी कंपनी के इन्वेस्टमेंट के बाद प्रोफेसर मनोज के प्रोजेक्ट को काफ़ी वेटेज मिल गया था, और इसलिए वो चाहती थी कि फॉरेन एक्सचेंज प्रोग्राम में आई हुई स्टूडेंट को उन्होंने प्रोजेक्ट में शामिल करके वो स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम को कामयाब बनाए। और काउंसलर मैडम ये भी जानती थी कि प्रोफेसर मनोज भी भारतीय मूल के रिसर्चर थे, इसलिए काउंसलर मैडम को लगा कि शायद एक ही वतन के होने की वजह से प्रोफेसर मनोज के मन में नई स्टूडेंट के लिए कुछ सॉफ्ट कॉर्नर हो। मगर उनका एटीट्यूड देखकर काउंसलर मैडम समझ गई थी कि अपने प्रोजेक्ट को लेकर प्रोफेसर मनोज काफ़ी इगोस्टिक हो गए थे। अपनी आवाज़ धीमी करते हुए काउंसलर मैडम ने प्रोफेसर मनोज से कहा, एक्सक्यूज़ मी सर, आप अगर एक बार हमारे स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम में दिल्ली यूनिवर्सिटी से आई मिस प्रीति को डायरेक्टली इंटरव्यू देने का मौका देते
तो अच्छा होता, क्योंकि अभी उसके बायोडाटा में कुछ खास दिखा सके ऐसा कुछ है ही नहीं। प्रीति अभी अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी से आई है। एक्सपीरियंस के मामले में बायोडाटा में कुछ लिखा जाए ऐसा है ही नहीं। अगर आप डायरेक्टली इस लड़की का इंटरव्यू लेते हैं तो आई एम श्योर कि इस लड़की की काबिलियत के बारे में आप ज़्यादा बेहतर अंदाज़ा लगा पाएंगे। प्रोफेसर मनोज अब किसी भी स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम में अपना वक्त ज़ाया नहीं करना चाहते थे और इसलिए उन्होंने अपनी फाइल जोर से बंद करते हुए अपनी नज़रें उठाई और जैसे ही प्रोफेसर मनोज ने अपने सामने खड़ी अनिका की ओर देखा, उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। ऐसा लग रहा था कि उनकी सांसें थम चुकी थी। अनिका को अपने सामने खड़ा देखकर अचानक ही अटकती हुई आवाज़ में प्रोफेसर मनोज ने कहा, अरे अनिका तुम। जैसे ही प्रोफेसर मनोज ने अनिका का नाम अपने मुंह से निकाला, अनिका ने बड़ी बड़ी आंखें करते हुए प्रोफेसर मनोज को कुछ इशारा किया। इससे पहले कि प्रोफेसर मनोज कुछ समझ पाते, काउंसलर मैडम ने प्रोफेसर मनोज की ओर देखते हुए कहा, एक्सक्यूज़ मी सर, इस लड़की का नाम अनिका नहीं है, इसका नाम है प्रीति। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट है। स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम में कुछ देर तक ये हमारी यूनिवर्सिटी में पढ़ेगी। काउंसलर मैडम की बात सुनकर प्रोफेसर मनोज ये बात समझ गए थे कि अनिका ने स्टैव यूनिवर्सिटी से अपनी पहचान छुपाई थी। इसलिए अपने माथे पर उंगलियां फेरते हुए प्रोफेसर मनोज ने काउंसलर मैडम की ओर देखकर कहा, ओह हाँ, माफ़ करना मिस प्रीति, दरअसल मुझे इस वक्त इतना काम है कि छोटी छोटी बातें मुझे याद नहीं रहती। प्लीज़ मिस प्रीति आप बैठिए, बैठकर आराम से बात करते हैं। प्रोफेसर मनोज के बर्ताव में अचानक आए चेंजेस देखकर खुद काउंसलर मैडम हैरान थी, मगर उन्हें खुशी थी कि प्रोफेसर मनोज प्रीति को एक मौका देने के लिए राजी हो गए थे। इसलिए अनिका के कंधे पर हाथ रखते हुए काउंसलर मैडम ने कहा, प्रीति बेटा अच्छे से इंटरव्यू देना, मुझे यकीन है कि प्रोफेसर मनोज तुम्हें ज़रूर सिलेक्ट करेंगे। तुम्हें जानकर खुशी होगी कि उनके प्रोजेक्ट को बहुत बड़ी फंडिंग मिली है। एनटीटी कंपनी, जो कि हमारे देश की सबसे रेप्यूटेड कंपनी में से एक है, उन्होंने फाइनेंस किया है प्रोफेसर मनोज के इस प्रोजेक्ट को। ये प्रोजेक्ट न सिर्फ प्रोफेसर मनोज बल्कि यूनिवर्सिटी के लिए भी काफ़ी प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट है। अगर तुम्हें इस प्रोजेक्ट में काम करने का मौका मिलता है तो अपने आप को खुशकिस्मत समझना कि तुम्हें प्रोफेसर मनोज को असिस्ट करने का मौका मिलेगा। अनिका के सामने काउंसलर मैडम जिस तरह से प्रोफेसर मनोज की तारीफें कर रही थी, वह सुनकर खुद प्रोफेसर मनोज को काफ़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। प्रोफेसर मनोज अनिका की असलियत के बारे में जानते थे। वो लगातार 20-25 सालों से अनिका और उसकी मां स्वाति मल्होत्रा के लिए काम कर चुके थे। यूँ कहा जा सकता था कि अपनी एक्स बॉस के सामने काउंसलर मैडम जिस तरह से उनकी तारीफें कर रही थी, वो सुनकर उन्हें काफ़ी एम्बैरसमेंट महसूस हो रही थी। काउंसलर मैडम के जाने के बाद कुछ देर तक प्रोफेसर मनोज कुछ देर तक अपने सामने खड़ी अनिका को देखते रहे। उन्होंने अपनी अटकती हुई आवाज़ में अनिका को पूछा, तुम यहाँ कैसे? अनिका ने अपनी नज़रें झुकाते हुए अपने छोटे से बैग से वो ब्लैक बॉक्स बाहर निकाला और प्रोफेसर मनोज को देखकर कहा, देखिए अभी मैं आपको सब कुछ नहीं समझा सकती, मैं बस कुछ घंटों के लिए आपकी लेबोरेटरी यूज़ करना चाहती हूँ। हालांकि प्रोफेसर मनोज अनिका की किसी भी डिमांड को मना नहीं कर सकते थे, मगर वो इस वक्त बहुत बड़े धर्म संकट में पड़ गए थे। एक तरफ उनकी एक्स बॉस थी और दूसरी तरफ उनकी आने वाली ज़िंदगी। आज उनके प्रोजेक्ट का पहला दिन था। एनटीटी कंपनी ने अपने लोगों को उस प्रोजेक्ट के लिए खास अपॉइंट कर दिया था। वो किसी भी वक्त लेबोरेटरी पहुंचने वाले थे और साथ यूनिवर्सिटी के वो शॉर्ट लिस्टेड स्टूडेंट भी आज प्रोफेसर मनोज को ज्वाइन करने वाले थे, जो लोग ऑफिशियली इस प्रोजेक्ट पर प्रोफेसर मनोज को असिस्ट करने वाले थे। यूँ कहा जा सकता था कि प्रोफेसर मनोज की इंडिविजुअल ज़िंदगी का आज बेहद इम्पोर्टेंट दिन था, मगर वो अनिका के लिए सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार थे। जब वो ये सोचने लगे कि वो एनटीटी कंपनी के एम्प्लॉयज़ को क्या जवाब देंगे, तब अचानक एक बात प्रोफेसर मनोज को स्ट्राइक हुई। वो पिछले कई दिनों से ये बात सोचने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर एनटीटी जितनी बड़ी कंपनी इतने सारे पैसे उनके प्रोजेक्ट पर लगाने के लिए क्यों राजी हुई थी। आज अनिका को अपने सामने खड़ा देखकर उन्हें धीरे धीरे कुछ बातें पता चलने लगी थी। प्रोफेसर मनोज अब ये बात जान चुके थे कि अनिका की वजह से ही शायद उन्हें इतनी बड़ी फंडिंग मिली थी। अनिका के कनेक्शन के बारे में प्रोफेसर मनोज अच्छी तरह से जानते थे। उन्होंने पिछले कई सालों तक अनिकरण फार्मेसी में मैनेजर की नौकरी की थी। अनिका के हर पहलू से वो वाकिफ़ थे। धीरे धीरे जब सारी बातें उनके सामने क्लियर होने लगी, तब उन्हें कहीं ना कहीं इस बात का भी एहसास हो गया था कि उनकी सर्विस के बदले अनिका ने उनके प्रोजेक्ट के लिए एक छोटा सा फेवर किया था। प्रोफेसर मनोज ने अनिका से कहा, हाँ, ये लेबोरेटरी तुम्हारी ही है। हालांकि आज मेरे प्रोजेक्ट का पहला दिन है, मगर तुम बिल्कुल चिंता मत करो। तुम यहाँ आराम से अपना काम करो, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। मैं इस बात का खास ध्यान रखूँगा कि तुम्हें कोई डिस्टर्ब ना करे। एनटीटी कंपनी के कुछ ऑफिसर्स यहाँ आते ही होंगे, मगर तुम चिंता मत करना, मैं कोई तरकीब निकाल कर उन्हें यहाँ आने से मना कर दूँगा।
ये कहने के बाद प्रोफेसर मनोज ने एक कोने में जाकर अपना फ़ोन अपनी जेब से निकाला और एनटीटी कंपनी के कॉन्टैक्ट पॉइंट ऑफिसर को कॉल लगा दिया। और कॉल कनेक्ट होने पर प्रोफेसर मनोज ने उनसे कहा, एक्सक्यूज़ मी, बात दरअसल ये है कि मैं आज प्रोजेक्ट शुरू नहीं कर सकता। जब उस ऑफिसर ने प्रोफेसर मनोज से ऐसा करने का कारण पूछा तो प्रोफेसर मनोज ने कहा, वो दरअसल मेरी तबीयत अचानक ही बिगड़ गई है। ये काम शुरू करने के प्रेशर से शायद मेरे खाने पीने की साइकिल पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी है और इसी के कारण मेरे पेट में काफ़ी दर्द है। ऐसा लग रहा है कि मुझे डायरिया हो गया है। फिर अपने मोबाइल फ़ोन के रिसीवर पर हाथ रखकर धीमी आवाज़ में प्रोफेसर मनोज ने अनिका से पूछा, वैसे तुम्हें लेबोरेटरी कितने दिनों तक चाहिए? अनिका ने मन ही मन कुछ सोचने के बाद कहा, नहीं नहीं, मुझे तो सिर्फ कुछ ही घंटों का काम है। प्रोफेसर मनोज ने फिर से अपना हाथ रिसीवर से हटाते हुए उस ऑफिसर से कहा, मुझे लगता है आज के बजाय हम ये प्रोजेक्ट कल से शुरू करेंगे। प्रोफेसर मनोज की बात सुनने के बाद उस ऑफिसर ने उनसे कहा, अगर ऐसी बात है तो हम अभी के अभी अपने कुछ ऑफिसर्स को वहाँ भेजते हैं। आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो वो लोग आपका ध्यान रखेंगे। एनटीटी कंपनी काफ़ी प्रोफेशनल कंपनी थी। उनके शेड्यूल और उनके टारगेट काफ़ी सीरियसली लिए जाते थे। अगर उनकी प्लानिंग और स्ट्रेटजी में थोड़ा सा भी बदलाव हो तो वो लोग उस बदलाव की अच्छी तरीके से जांच किया करते थे और शायद उनके इसी बर्ताव की वजह से एनटीटी कंपनी का नाम मोस्ट रेप्यूटेड कंपनी में से लिया जाता था। प्रोफेसर मनोज अब तक ये जान चुके थे कि अनिका किसी बहुत ही इम्पोर्टेंट काम की वजह से अपनी आइडेंटिटी छुपाकर उनकी लेबोरेटरी में आई थी। इसलिए एनटीटी कंपनी के ऑफिसर्स को लेबोरेटरी में आने से रोकना उनके लिए बहुत ज़रूरी था। प्रोफेसर मनोज ने अपनी सांसें तेज करते हुए अपनी सारी एक्टिंग स्किल्स बाहर निकालते हुए फ़ोन पर उस ऑफिसर से कहा, नहीं नहीं, मुझे लगता है आज मुझे बहुत कमज़ोरी है। मुझे अभी इसी वक्त घर चले जाना चाहिए। अगर आपके लोग लेबोरेटरी में आए तो उन्हें यहाँ पर तो ताला लगा मिलेगा। चाहे प्रोफेसर मनोज ने अपनी सारी काबिलियत और सारी एक्टिंग स्किल लगाकर ये बात कही थी, मगर फ़ोन पर जो ऑफिसर उनकी बातें सुन रहे थे उसे दाल में कुछ काला नज़र आने लगा था। इसलिए अपनी आवाज़ थोड़ी सख्त करते हुए उस ऑफिसर ने प्रोफेसर मनोज से कहा, नहीं, आप कुछ देर तक वहीं रुकिए। अगर आपको किसी इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो हमारे ऑफिसर इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। आखिर आप और आपका प्रोजेक्ट हमारी कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी कंपनी ने बहुत बड़ी फंडिंग की है और हमें इस बात का खास ध्यान रखना है कि आपको और आपके प्रोजेक्ट को किसी भी तरह की तकलीफ़ न उठानी पड़े। ये कहने के बाद उस ऑफिसर ने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। प्रोफेसर मनोज को समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरह से एनटीटी कंपनी के ऑफिसरों को लेबोरेटरी में आने से रोके। वहाँ जब प्रोफेसर फ़ोन पर बात कर रहे थे तब अनिका ने अपना काम शुरू भी कर दिया था। वो लेबोरेटरी में एक माइक्रोस्कोप के नीचे ब्लैक बॉक्स से मिली एक शीशी से कुछ लिक्विड की बूंदें निकालकर उन्हें एग्जामिन करने लगी। अनिका जल्दी से जल्दी V16 पाउडर का प्योरीफिकेशन प्रोसेस पूरा करके अलेक्जेंडर के पास जाना चाहती थी। उस लिक्विड को स्टडी करने के बाद अनिका इतना समझ गई थी कि प्योरीफिकेशन प्रोसेस में कम से कम 4 से 5 घंटे का समय लग सकता था। अनिका मन ही मन प्रार्थना करने लगी कि किसी तरह 4-5 घंटे बिना किसी नई मुसीबत के गुजर जाएं और वो जल्द से जल्द V16 पाउडर को लेकर अलेक्जेंडर के पास पहुंचे। अनिका बड़े ही ध्यान से V16 पाउडर को माइक्रोस्कोप के नीचे एग्जामिन करने लगी। जब अनिका ने धीरे धीरे पाउडर का प्योरीफिकेशन प्रोसेस शुरू किया तो अनिका को एक बात देखकर हैरानी हो रही थी। उस पाउडर को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी से 1 या 2 महीने पहले ही बनाया गया था। अनिका को पहले इस बात का शक था कि 20-25 साल पहले जिस ड्रग को बनाया गया था, क्या वो ड्रग अब तक एक्सपायर हो चुका था, क्योंकि हर ड्रग की एक शील्ड लाइफ होती थी। और अनिका को सबसे ज़्यादा डर इसी बात का था कि V16 पाउडर ड्रग उसके हाथ में लगने से पहले ही कहीं वो एक्सपायर न हो गया हो। मगर इस वक्त पाउडर ड्रग को एग्जामिन करने के बाद अनिका को अपनी माँ की मेडिकल काबिलियत पर वाकई गर्व हो रहा था। स्वाति मल्होत्रा ने 20-25 साल पहले जिस पाउडर ड्रग को बनाया था वो आज भी उतना ही ताज़ा लग रहा था जैसे अभी 1-2 महीने पहले ही उसे बनाया गया हो। पाउडर ड्रग आज भी यूज़ करने के लिए बिल्कुल सेफ था। अनिका ने उसका प्योरीफिकेशन प्रोसेस शुरू कर दिया। अभी कुछ देर में प्योरीफिकेशन पूरा होने ही वाला था कि अचानक लेबोरेटरी में सुकेश और उसके साथ एनटीटी कंपनी का एक साथी ऑफिसर वहां आ पहुंचे। अनिका को लेबोरेटरी के अंदर बड़े ही ध्यान से काम करते हुए देखकर सुकेश को इस बात का अंदाज़ा लग गया था कि शायद अनिका की वजह से ही प्रोजेक्ट को 1 दिन डिले किया गया था। अनिका की मदद करने के लिए सुकेश उसकी आइडेंटिटी किसी के सामने जाहिर नहीं होने देना चाहता था। सुकेश तो यह भी नहीं जानता था कि प्रोफेसर मनोज पहले से ही अनिका को जानते थे, इसलिए अनिका एनटीटी कंपनी की एक खासदार थी। ये बात सुकेश सबसे छुपाना चाहता था। वहाँ प्रोफेसर मनोज भी यह नहीं चाहते थे कि अनिका को, जो इस वक्त लेबोरेटरी में बड़े ही ध्यान से काम कर रही थी, उसे किसी भी तरह की डिस्टर्बेंस हो और ना ही अनिका की आइडेंटिटी लोगों के सामने जाहिर हो।
इसलिए अनिका की मौजूदगी का कारण देते हुए प्रोफेसर मनोज ने सुकेश और उसके साथी ऑफिसर से कहा, अरे यह तो मेरी असिस्टेंट है, इस यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट है, उसे मैंने यहाँ बुलाया है क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि लेबोरेटरी की साफ़ सफाई के लिए ज़रा बुला लूँ, क्योंकि कल से प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है। तो मैं चाहता हूँ कि हर चीज़ अपनी जगह पर बिल्कुल रेडी रहे ताकि कल सुबह हम सब मिलकर इस प्रोजेक्ट की शुरुआत करें। हाँ, मगर उसके एग्ज़ाम्स करीब ही हैं, इसलिए उसे अपना एक एक्सपेरिमेंट पूरा करना है। इसलिए मैंने कहा कि एक्सपेरिमेंट पूरा करने के बाद लेबोरेटरी की सफाई अच्छे से कर दे। सुकेश और प्रोफेसर मनोज दोनों ही यह बात नहीं जानते थे कि वो दोनों अनिका की असलियत के बारे में काफ़ी कुछ जानते थे, मगर दोनों ही अनिका की असलियत एक दूसरे से छुपाने की कोशिश कर रहे थे। प्रोफेसर मनोज ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, अरे हाँ, वो प्रोजेक्ट को मैंने इसलिए डिले किया है क्योंकि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। सुबह से स्टमक अपसेट है, मुझे लग रहा है कि कई रातों से मैं ठीक से सोया नहीं हूँ, इसलिए कोई ज़्यादा मसालेदार चीज़ खा लेने से ये सब कुछ हुआ है। प्रोफेसर मनोज एक बात अच्छी तरह से जानते थे कि एनटीटी कंपनी के ऑफिसर इतने बेवकूफ़ नहीं थे। उन लोगों को अगर ज़रा भी शक हुआ तो वो लोग उस चीज़ की अच्छी तरह से जांच करेंगे। अपनी स्टमक अपसेट वाली बात को सही साबित करने के लिए प्रोफेसर मनोज ने जानबूझकर 2-3 जुलाब की गोलियां खा ली थी, जिसकी वजह से उनके माथे से पसीना बहने लगा। अपना पेट पकड़कर प्रोफेसर मनोज ने सुकेश के सामने देखकर कहा, अरे देखो, अभी फिर से प्रेशर आ गया, अभी कुछ ही मिनट पहले जाकर आया था। मुझे लगता है कि ये डायरिया आज मुझे चैन से यहाँ रहने नहीं देगा। डिहाइड्रेशन से कमज़ोर महसूस कर रहा हूँ। मुझे लगता है आप सबको यहाँ से चले जाना चाहिए। मैं घर चला जाता हूँ, आप लोग भी अपने अपने काम पर लग जाइए। कल से हमें इस प्रोजेक्ट की शुरुआत करनी है। प्रोफेसर मनोज किसी भी तरह एनटीटी कंपनी के ऑफिसर को लेबोरेटरी से बाहर करना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि अनिका को काम में कोई डिस्टर्बेंस महसूस हो। मगर इन बातों को से बिल्कुल अनजान लेबोरेटरी में अनिका बड़े ही ध्यान से प्योरिफिकेशन के प्रोसेस में लगी हुई थी। अनिका जल्द से जल्द ये काम पूरा करके अलेक्जेंडर के पास जाना चाहती थी। अनिका अलेक्जेंडर को V16 पाउडर का आखिरी डोज इंजेक्ट करने के बाद कुछ दिनों के लिए अलेक्जेंडर को अंडर ऑब्जर्वेशन रखना चाहती थी, ताकि अगर V16 डोज में भी कोई खामी पाई जाए तो तुरंत अलेक्जेंडर को मेडिकल अटेंशन मिल सके। अनिका अपने प्योरिफिकेशन प्रोसेस के आखिरी पायदान पर थी। बड़े ही ध्यान से प्योरिफिकेशन प्रोसेस पूरा करने के बाद अनिका ने लिक्विड को फिर से दोनों छोटी छोटी शीशियों में भर लिया। शीशियों को महफूज फिर से ब्लैक बॉक्स में रखने के बाद अनिका कुछ देर तक उन दोनों शीशियों को देखती रही। अनिका को इस बात का अंदाज़ा हो चुका था कि आखिर क्यों स्वाति मल्होत्रा के पीछे इतने लोग पड़े हुए थे। स्वाति मल्होत्रा की मेडिकल कैपेबिलिटीज़ आज के साइंस के दौर में भी काफ़ी फ्यूचरिस्टिक थी, मगर अनिका ये सोच कर हैरान हो रही थी कि ये सारी बातें स्वाति मल्होत्रा ने आज से 20-22 साल पहले सोच रखी थी। इससे ये साफ पता चलता था कि स्वाति मल्होत्रा कम से कम 40-50 साल आगे की सोच रखती थी। वहाँ लेबोरेटरी की दूसरी तरफ जब प्रोफेसर मनोज वॉशरूम में चले गए तो सुकेश, जो अपनी कंपनी के साथ लेबोरेटरी की खिड़की पर खड़ा था, वो बड़े ही ध्यान से अनिका को लेबोरेटरी के अंदर काम करते हुए देखता रहा। अनिका ने V16 पाउडर ड्रग जिन शीशियों में रखा था, अब उन शीशियों को ब्लैक बॉक्स के अंदर रखना ठीक नहीं था। जब अनिका को इस बात का एहसास हुआ तो अनिका ने लेबोरेटरी में रखे एक मेटल बॉक्स के अंदर उन शीशियों को रख दिया। उस मेटल बॉक्स को बंद करने पर उसके अंदर एक वैक्यूम क्रिएट होता था। वैक्यूम क्रिएट होने की वजह से V16 पाउडर के डिकम्पोज होने का प्रोसीजर फ्रीज हो जाता था। अनिका जल्द से जल्द घर पहुंचकर अलेक्जेंडर को V16 पाउडर का इंजेक्शन देना चाहती थी, मगर अनिका जानती थी कि अगर किसी भी कारणवश V16 पाउडर को अलेक्जेंडर तक पहुंचने में देरी हो तो वैक्यूम के जरिए उसकी डीजनरेशन को फ्रीज किया जा सकता था। जैसे ही अनिका ने पूरे प्रोसीजर को पूरा किया तब उसका फ़ोन बजने लगा। किसी अननोन नंबर से अनिका को कॉल आ रहा था। वैसे तो अनिका के पास इस वक्त किसी से बात करने की फुर्सत नहीं थी, मगर अनिका जानती थी कि भूमिका ने कुछ स्पेशल ऑफिसरों को बच्चों की हिफाजत के लिए भी भेजा था। अनिका ने सोचा कि शायद किसी काम से किसी ऑफिसर ने उसे कांटेक्ट करने की कोशिश की हो, इसलिए जैसे ही अनिका ने फ़ोन उठाया उसके कानों पर एक जानी पहचानी सी आवाज़ पड़ी। उस भारी आवाज़ से अनिका के कानों पर एक ऐसी बात पड़ी जिसे सुनकर अनिका के होश उड़ गए। वो आवाज़ शक्तिशाली गेंडे की थी। शक्तिशाली गेंडे ने अनिका से कहा, अगर V16 पाउडर को प्योरीफाई करने का प्रोसेस पूरा हो गया हो तो फिर उसे उसके हवाले कर दे। अनिका यह बात सुनकर बिल्कुल हैरान रह गई। अनिका अपने आसपास खड़े लोगों को अच्छे से देखने लगी। अनिका अच्छे से जानती थी कि V16 पाउडर को हासिल करने के लिए शक्तिशाली गेंडा किसी भी वक्त उस पर हमला कर सकता था, मगर अनिका यह नहीं जानती थी कि अभी भी शक्तिशाली गेंडे ने उस पर नज़रें बनाकर रखी थी। अनिका यह जानना चाहती थी कि ऐसा उसके पास कौन था जो पल पल की खबर शक्तिशाली गेंडे तक पहुंचा रहा था।
जब अनिका हैरानी से ये सब बातें सोच रही थी तब अचानक ही शक्तिशाली गेंडे ने फिर से अनिका से बात करते हुए कहा, फिलहाल यह सारी बातें सोचने का वक्त नहीं है। अगर प्योरिफिकेशन प्रोसेस पूरा हो गया है तो चुपचाप मेरी अमानत मेरे हवाले कर दो। शक्तिशाली गेंडे की बात सुनने के बाद अनिका को एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे शक्तिशाली गेंडा अनिका को डराने के लिए ये सब कह रहा हो और असलियत में उसे कुछ न पता हो। अनिका ने बड़े ही कॉन्फिडेंटली शक्तिशाली गेंडे की बात का जवाब देते हुए कहा, मैं क्या करती हूँ और क्या नहीं उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं, और तुम क्या चाहते हो उससे मुझे कुछ मतलब नहीं है। अनिका अपनी बात फ़ोन पर करते हुए लगातार अपनी नज़रें लेबोरेटरी के चारों तरफ घुमा रही थी। लेबोरेटरी के अंदर इस वक्त भूमिका के भेजे हुए ऑफिसर्स मौजूद थे। एनटीटी कंपनी से आए हुए सुकेश और सुकेश का एक साथी मौजूद था और अनिका के पुराने वफादार मैनेजर मनोज इस वक्त लेबोरेटरी के वॉशरूम में मौजूद थे। अनिका ये समझने की कोशिश कर रही थी कि अगर सचमुच शक्तिशाली गेंडे तक अनिका की हर खबर पहुंच रही थी तो इन लोगों में से वो कौन था जो शक्तिशाली गेंडे तक अनिका की हर खबर पहुंचा रहा था। और अनिका को मैनेजर मनोज की वफादारी पर पूरा भरोसा था। पिछले 22 साल से जिस आदमी ने अपना सब कुछ दांव पर लगाकर अनिका और उसकी मां की सेवा की हो, उस आदमी पर उम्र के इस पड़ाव पर पहुंचकर शक करना फिजूल था। उसके बाद अगर कोई बचता तो वो थे भूमिका के भेजे हुए स्पेशल डिपार्टमेंट के ऑफिसर, एनटीटी से आया हुआ एक एम्प्लॉय और सुकेश। जब अनिका मन ही मन ये सारी बातें सोच रही थी तब अचानक शक्तिशाली गेंडे ने अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए अनिका से कहा, देखो तुम ज़्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो वरना तुम नहीं जानती कि मैं क्या कर सकता हूँ। अनिका शक्तिशाली गेंडे के हमले के लिए बिल्कुल तैयार थी, मगर शक्तिशाली गेंडे ने अनिका से जो अगली बात कही वो सुनकर अनिका के होश उड़ गए। शक्तिशाली गेंडे ने अनिका से कहा, बेशक तुम्हारे साथ जो छोटी सी मुलाकात हुई थी उससे मुझे पता चल गया कि तुम एक बहुत ही निडर और बहादुर लड़की हो, मगर बात जब अपने बच्चों की आती है तो शेरनी भी लोमड़ी बनने पर मजबूर हो जाती है। अगर अपने बच्चों की जान प्यारी है तो वो चीज़ मेरे हवाले कर दो जो तुम मुझे चुरा कर ले गई थी। बच्चों के नाम की धमकी सुनने के बाद अनिका के हाथ पांव ठंडे पड़ने लगे थे, मगर अनिका ने अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं किया। अनिका ने सख्त आवाज़ में शक्तिशाली गेंडे से कहा, तुम कहना क्या चाहते हो, साफ साफ खुलकर कहो। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम मेरे बच्चों का बाल भी बांका नहीं कर सकते। अनिका की ये बात सुनकर शक्तिशाली गेंडा जोर जोर से हंसने लगा। कुछ देर बाद अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए शक्तिशाली गेंडे ने अनिका से कहा, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुमने अपने बच्चों के लिए काफ़ी अच्छी सिक्योरिटी तैनात कर रखी है। मैं ये भी जानता हूँ कि इस वक्त तुम्हारे बच्चों को तुम्हारी सिक्योरिटी ऑफिसर ने एक बड़ी सी रिहायशी कॉलोनी के अंदर छुपा कर रखा है, और तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे बच्चे किस कॉलोनी में इस वक्त मौजूद हैं। शक्तिशाली गेंडे की बात सुनकर धीरे धीरे अनिका के दिल की धड़कनें तेज होने लगी थी। बच्चों के बारे में अनिका कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती थी, मगर सवाल V16 पावर ड्रग का था। अनिका किसी भी कीमत पर V16 पावर ड्रग शक्तिशाली गेंडे के हाथ में नहीं लगने दे सकती थी। अनिका ने अपनी आवाज़ में कॉन्फिडेंस बनाकर रखा था। अनिका लगातार अपने आसपास खड़े लोगों को भी जांच कर देखने की कोशिश कर रही थी। अनिका ने शक्तिशाली गेंडे से कहा, देखो ये धमकियां देना बंद करो, मुझ पर इनका बिल्कुल असर नहीं होगा। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुम में काफ़ी ताकत है, तुम्हारा शरीर काफ़ी ताकतवर है, मगर ये मत भूलो कि तुम भी एक इंसान हो। मेरे सिक्योरिटी ऑफिसर इस वक्त हथियार के साथ मौजूद हैं। उसके बाद शक्तिशाली गेंडे ने अनिका से जो कहा वो सुनकर अनिका के दिल की धड़कन जैसे थम सी गई थी। शक्तिशाली गेंडे ने अनिका से कहा, अगर तुम्हारे ऑफिसरों के पास हथियार हैं तो मेरे पास भी एक हथियार है जिसे बॉम्ब कहते हैं। एक छोटा सा धमाका होगा और तीनों बच्चों को एक आखिरी बार चीखने तक का मौका नहीं मिलेगा। बच्चों को जान से मारने की धमकी के बारे में सुनकर अनिका की सांसें तेज होने लगी थी। अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि शक्तिशाली गेंडा पावर ड्रग को अपने कब्जे में लेने के लिए कोई खतरनाक कदम जरूर उठाएगा, मगर अनिका ने सोचा नहीं था कि शक्तिशाली गेंडे ने अपने शारीरिक ताकत को बढ़ाने के बाद अपने अंदर के इंसान को हमेशा हमेशा के लिए मार दिया था। अनिका ने अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए शक्तिशाली गेंडे से कहा, क्या बकवास कर रहे हो तुम नहीं जानते इस वक्त कि मेरे बच्चे कहाँ पर हैं, इसलिए झूठी झूठी धमकियाँ देना बंद कर दो। शक्तिशाली गेंडे ने अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए कहा, देखो मैं तुम्हारे बच्चों की लोकेशन के बारे में अच्छी तरह से जानता हूँ। वो लोग इस वक्त नॉर्दर्न शहर के छोटे से गांव में बसे हुए हैं। लोकेशन के बारे में सुनकर अनिका के होश उड़ गए। अनिका ने फिर भी अपनी आवाज़ में कॉन्फिडेंस बरकरार रखते हुए शक्तिशाली गेंडे से कहा, हालांकि तुम्हें लोकेशन के बारे में पता चल गया है, लेकिन ये तुम कभी नहीं जान सकते कि इस वक्त बच्चे एग्जैक्टली कौन सी बिल्डिंग में मौजूद हैं। अनिका की ये बात सुनने के बाद शक्तिशाली गेंडा फिर से जोर जोर से हंसने लगा। कुछ देर बाद अपनी आवाज़ धीमी करते हुए अनिका से शक्तिशाली गेंडे ने कहा,
वो किस बिल्डिंग में है, वो किस फ्लैट में है, ये सब जानने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे लिए तो इतना ही काफ़ी है कि वो लोग नॉर्दर्न शहर के उस छोटे से गांव में हैं, क्योंकि मेरे पास जो बम है वो पूरे के पूरे गांव को उड़ाने के लिए काफ़ी है। शक्तिशाली गेंडे के खतरनाक इरादे के बारे में सुनकर अनिका की आंखें फटी की फटी रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस बात का क्या जवाब देती। अनिका का गला सूखने लगा था। तभी शक्तिशाली गेंडे ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए अनिका से कहा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कितने लोग मरते हैं, कितनों की जानें जाती हैं। मुझे जो चीज़ चाहिए वो मैं लेकर रहूँगा। अपनी जान बचाने के लिए मैं पूरी दुनिया के लोगों की जान ले सकता हूँ। इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ कि मुझसे होशियारी करने की बिल्कुल कोशिश मत करना। तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है। किसी भी हालत में तुम्हें V16 पावर ड्रग मेरे हवाले करना ही होगा। अनिका V16 पावर ड्रग के सहारे अलेक्जेंडर को बचाना चाहती थी, मगर इस वक्त तीनों बच्चों की जान उसी V16 पावर ड्रग के कारण खतरे में पड़ गई थी। मगर बच्चों की जान को लेकर अनिका कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी, इसलिए अपनी आवाज़ में नरमी लाते हुए अनिका ने शक्तिशाली गेंडे से कहा, देखो ऐसी गलती मत करना। अरे उन लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? बल्कि किसी ने भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वो बेहद दुख की बात थी, मगर इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उसका बदला तुम पूरी दुनिया से लेते फिरोगे। अनिका की बात पूरी होते ही शक्तिशाली गेंडे ने फिर से अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए कहा, तुम्हारा लेक्चर सुनने के लिए मैंने तुम्हें कॉल नहीं लगाया है। अब मेरा वक्त ज़ाया मत करो। जल्द से जल्द V16 पावर ड्रग मेरे हवाले कर दो। अनिका अब अच्छी तरह से समझ चुकी थी कि शक्तिशाली गेंडा बिना ड्रग लिए मानने वाला नहीं था और अपने बच्चों की जान बचाने के लिए उसके पास और कोई चारा भी नहीं था। अनिका अब तक एक बात अच्छे से समझ चुकी थी कि कोई था जो अनिका पर नज़रें बनाए हुए था और सारी की सारी इन्फॉर्मेशन शक्तिशाली गेंडे तक पहुंचा रहा था। अनिका उस आदमी को अभी भी पहचान नहीं पा रही थी, मगर अनिका इतना जान चुकी थी कि उसके बच्चों की सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी थी। वैक्यूम सील्ड मेटल बॉक्स की ओर देखने के बाद अनिका ने धीमी आवाज़ में शक्तिशाली गेंडे से कहा, कहो कहाँ आना है मुझे ये पावर ड्रग लेकर। अनिका की बात पूरी होने के बाद शक्तिशाली गेंडे ने अनिका से कहा, अरे तुम्हें तकलीफ़ उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम कितनी काबिल लड़की हो। तुम बेहद चालाक डॉक्टर हो। तुम काफ़ी नीडर हो और फाइट करना भी अच्छी तरह से जानती हो। इतनी मुलाकातों में मैं इतना तो समझ चुका हूँ कि तुम इतनी बेवकूफ़ नहीं कि इतनी आसानी से ये V16 पावर ड्रग मेरे हवाले कर दो। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि बीच रास्ते में तुम किस तरह से V16 पावर ड्रग को किसी और ड्रग के साथ बदल सकती हो। इसलिए तुम्हें ये तकलीफ़ उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस तुम्हें सिर्फ इतना करना है कि तुम्हारे बच्चों की जान बचाने के लिए वो उस V16 पावर ड्रग तुम्हें वहीं खड़े एक आदमी के हाथों में सौंप देना है। शक्तिशाली गेंडे की बातों से अब ये बिल्कुल क्लियर था कि शक्तिशाली गेंडे का कोई एक आदमी इस वक्त लेबोरेटरी के पास कहीं मौजूद था। धीरे धीरे अनिका के शक की सुई एक जगह पर जाकर अटकने लगी। तभी अचानक शक्तिशाली गेंडे ने फ़ोन पर अनिका से कहा, एक काम करो, वो पावर ड्रग तुम वहाँ खड़े सुकेश के हाथों में सौंप दो। सुकेश का नाम फ़ोन पर सुनकर अनिका फटी हुई आंखों से अपने सामने खड़े सुकेश को देखती रही। जैसे ही अनिका की नज़र अपने सामने खड़े सुकेश पर पड़ी, सुकेश ने अपने दोनों हाथ कमर पर रख दिए और सुकेश के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ गई। सुकेश ने अनिका की ओर अपने कदम आगे बढ़ाते हुए कहा, अरे इतना चौंकने की कोई बात नहीं। चौंकने के लिए पूरी ज़िंदगी पड़ी है। फ़िलहाल हमारे पास वक्त बहुत कम है। तुम्हारे हाथ में जो V16 पावर ड्रग है उसे चुपचाप मेरे हाथ में दे दो। अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि सुकेश जो नज़र आता था वो वैसा बिल्कुल नहीं था, मगर अनिका ये नहीं जानती थी कि जब सुकेश का चेहरा बेनकाब होगा तब उसका इस तरह का घिनौना रूप दिखाई देगा। अनिका ने भी अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर रखते हुए सुकेश के सामने आते हुए उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, अच्छा तो तुम ही हो वो आस्तीन के सांप जो मेरी हर इन्फॉर्मेशन मेरे दुश्मन तक पहुंचा रहा है। बहुत खूब, इतनी कम उम्र में काफ़ी गद्दारी करनी सीख ली है तुमने मिस्टर सुकेश, या मुझे कहना चाहिए कि मिस्टर स्पेसी। अनिका अब अच्छी तरह से जान चुकी थी कि वो 5वां शख्स ह्यूमन एक्सपेरिमेंट के बाद अब तक जिंदा था वो और कोई नहीं बल्कि उसके सामने खड़ा सुकेश यानी कि द स्पेसी था। वो एक कंप्यूटर जीनियस था और अनिका जानती थी कि स्पेसी ने ही ये सारा षड्यंत्र रचा था, क्योंकि भले ही शक्तिशाली गेंडा कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, मगर उसकी दिमागी शक्ति ज़्यादा पावरफुल नहीं थी। वो कोई स्कीम नहीं बना सकता था। वो प्लानिंग करने में काफ़ी कमज़ोर था, मगर शक्तिशाली गेंडे की इस कमज़ोरी को पूरा करता था द स्पेसी, बेहद चालाक और शातिर दिमाग वाला। अनिका जब से लंदन शिफ्ट हुई थी, अपने आसपास अपने पड़ोसियों के साथ हो रहे हादसों के बाद वो काफ़ी अलर्ट हो गई थी।
मिसेज लालचंद के साथ जो कुछ भी हुआ था उसके बाद अनिका को यह अंदाजा हो गया था कि जरूर स्पेसी ही अनिका को टारगेट बनाने के लिए सब कुछ कर रहा था। मिसेज लालचंद की बहन का फ़ोन हैक करके मिसेज लालचंद को ये मैसेज भिजवाना कि वो मिसेज लालचंद के रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट होना चाहती है। उसके बाद मिसेज लालचंद का ये कहना कि उनकी बहन ने साफ इनकार कर दिया कि उसने ऐसा कोई मैसेज किया ही नहीं था। ये सारी चीज़ें सिर्फ एक ही बात की तरफ इशारा कर रही थी कि कोई था जो अनिका को टारगेट बनाना चाहता था। पहले ही अनिका को शक हो गया था कि सुकेश और रीना की जोड़ी में कुछ गड़बड़ी थी। रीना बहुत ही सीधी सादी और दिखने में ठीक ठाक लड़की थी जो काफ़ी गरीब परिवार को बिलोंग करती थी। वही स्पेसी उर्फ सुकेश काफ़ी हैंडसम, पढ़ा लिखा और एक तेज लड़का था। अनिका को कई बार शक हुआ था कि सुकेश शायद रीना का मानसिक और शारीरिक शोषण कर रहा था, मगर दोनों को बिल्कुल नॉर्मल कपल की तरह देखकर कभी कभी अनिका को ऐसा लगता था कि शायद ये उनका सच्चा प्यार था। मगर अब सुकेश का असली चेहरा देखने के बाद अनिका के दिल में प्यार की परिभाषा बदल गई थी। लोग दिखावे के लिए झूठ मूठ का प्यार भी कर सकते थे। अनिका ने पहले ही पता लगा लिया था कि रीना काफ़ी गरीब खानदान की थी। वैसे तो रीना एक अमेरिकन अनाथ थी जिसे कई सालों से हॉस्टल रूम से किसी ने गोद नहीं लिया था, मगर जब रीना तकरीबन 12 साल की हुई तब एक इंडियन कपल ने उसे गोद लिया। मगर उसके बाद रीना ने फोस्टर पिता से उसका शारीरिक शोषण करना शुरू कर दिया, जिसके बारे में एक दिन रीना को फोस्टर माँ को पता चल गया। मगर बजाय उसके कि वह अपने पति के खिलाफ कोई एक्शन लेती, उसने रीना को टॉर्चर करना शुरू कर दिया। उसके बाद रीना के ऊपर एक के बाद एक फिजिकल और मेंटल टॉर्चर करने का सिलसिला शुरू हो गया। एक दिन वो किसी तरह उस नर्क से बाहर निकली और फिर उसकी मुलाकात सुकेश से हुई। उसके बाद जो कुछ भी हुआ वह सुकेश की प्लानिंग का हिस्सा था। सुकेश का मकसद सिर्फ इतना था कि रीना जैसी लड़कियों पर लोग अक्सर जल्दी भरोसा कर लेते हैं, और उसकी प्लानिंग के मुताबिक ठीक ऐसा ही हुआ। अनिका के दिल में रीना के लिए सॉफ्ट कॉर्नर जागने लगा। रीना आए दिन अनिका के घर आया जाया करती थी। तीनों बच्चों के साथ दोस्ती बनाकर रीना को हमेशा ही बच्चों की लोकेशन के बारे में पता चल जाता था। बच्चों की सिक्योरिटी वाले हमेशा ही बच्चों की लोकेशन बदलते रहते थे, जिसके बारे में किसी को पता नहीं चलता था। मगर रीना बच्चों से दोस्ती का वास्ता देकर बड़े ही आसानी से बच्चों की लोकेशन के बारे में पता लगा लेती थी, और इसी तरह सुकेश और शक्तिशाली गेंडे को बच्चों की लोकेशन के बारे में सब कुछ पता चल जाता था। हालांकि अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि सुकेश ने अपने चेहरे के ऊपर एक नकाब पहन रखा था, मगर अनिका ये नहीं जानती थी कि नकाब उतरने के बाद इतना घिनौना चेहरा नजर आएगा। जब अनिका काफ़ी देर तक सुकेश के सामने खामोशी से खड़ी रही, तब सुकेश ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए धीमी आवाज़ में अनिका के पास जाकर कहा, देखिए मिस अनिका, जल्दी कीजिए। क्या है कि यहाँ पर ज़्यादा शोर शराबा करना ठीक नहीं होगा। वो क्या है ना कि आपके बच्चे जहाँ पर हैं वहाँ पर हमने पहले से ही बम प्लांट कर दिया है, और जिसका ट्रिगर इस वक्त मेरे साथी के हाथ में है। अगर आपने कोई भी चालाकी करने की कोशिश किया, हमारी बात नहीं मानी, तो ट्रिगर दब जाएगा, और आपके बच्चों के साथ साथ न जाने और कितने बच्चे जाने अनजाने मौत के हवाले हो जाएंगे। और अब तक आपको इतना तो पता चल ही चुका होगा कि हम लोग कितने खतरनाक लोग हैं। अपने मकसद में आने वाले लोगों को हम चींटियां समझते हैं, और अगर छोटे छोटे जीव जंतु बड़े बड़े हाथियों के पाँव के नीचे कुचले जाएं तो ये हमारे लिए बड़ी ही साधारण सी बात है। सुकेश का ऐसा असली चेहरा देखकर अनिका को जितनी घिन हो रही थी, उतनी ही अनिका को गुस्सा बढ़ता जा रहा था। मगर अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि इस वक्त उसका अपने गुस्से पर कंट्रोल करना बेहद ज़रूरी था, क्योंकि इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए अनिका को ऐसी प्लानिंग करनी थी जो इन लोगों की प्लानिंग को तोड़ दे। अनिका ने एक आखिरी बार अपने हाथ में पकड़े हुए बॉक्स को देखा, जिसके अंदर V16 पावर ड्रग मौजूद था, और फिर उस बॉक्स को सुकेश के हवाले करते हुए कहा, तुम लोग जो कुछ भी कह रहे हो ठीक नहीं कर रहे हो। अनिका की बेबसी देखकर सुकेश के चेहरे पर मुस्कान आ गई। सुकेश ने कहा, चलो तुम इतनी तो समझदार निकली कि तुमने चुपचाप ये पावर ड्रग मेरे हवाले कर दिया। बहुत जल्द इसके सहारे हम दुनिया बदल के रख देंगे, तुम बस उस दिन का इंतजार करना। ये कहने के बाद सुकेश वहाँ से एक पल में गायब हो गया। जब प्रोफेसर मनोज वॉशरूम से बाहर निकले, तब उन्होंने देखा कि अनिका अपने एक्सपेरिमेंट टेबल के पास खड़ी गहरी सोच में डूबी हुई थी। उन्हें सुकेश कहीं नज़र नहीं आ रहा था। प्रोफेसर ने कई बार अनिका से पूछने की कोशिश की कि आखिर सुकेश कहाँ गया था, मगर अनिका अपनी ही सोच में डूबी हुई थी। अनिका किसी तरह सोचने की कोशिश कर रही थी कि किस तरह सुकेश और शक्तिशाली गेंडे को रोका